हमारी कहानी शुरू होती है परीक्षा हॉल से, जहां जांग शाओयू ने खूबसूरत लियू रायन से दूरी बनाने के लिए बोनस सवालों के सही जवाब जानबूझ कर दिए। बाहर निकलते ही रायन के दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया, जबकि खुद रुयान ने दावा किया कि उसका पेपर खराब हुआ है और उस पर हुक्म चलाया कि दोपहर को खाली पेपर जमा कर देना, वरना उसकी सेवा करने का मौका वो खो देगा। इसके बाद वहाँ ठहाके गूंज उठे। रायन के चेहरे पर नफरत देखकर शाओयू ने सिर्फ सिर हिलाया और कहा कि वो समझ गया, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने तय कर लिया कि अब वो उसका गुलाम बनकर बिल्कुल नहीं रहेगा। उसने तुरंत अपने बटलर को फोन करके रुयान के परिवार की सारी आर्थिक मदद रोकने और उन्हें घर से बेदखल करने का आदेश दिया। गुस्से से पागल होकर रुयान ने उसे 99 बार फोन किया, पर उसने एक भी फोन नहीं उठाया। अब वो तड़प रही थी, पर बहुत देर हो चुकी थी। पिछले जन्म में सबसे अमीर आदमी का बेटा होने के बावजूद वो सिर्फ शादी के लिए अपने ही ड्राइवर की बेटी के सामने भीख मांगता था। उसने तो अपने पिता की कंपनी भी उसके नाम कर दी थी, ताकि वो उसके पैसे उड़ा सके और किसी और से प्यार कर सके। वो अपने बॉयफ्रेंड को राजकुमार की तरह रखती थी, जबकि शाओयू उसकी शादी के दिन महज एक नौकर बनकर रह गया था। जब उसने इलाज के लिए पैसे मांगे तो उसने बेरहमी से कह दिया कि उसके साथ बिताए साल किसी बुरे सपने जैसे थे। उसने तो उसे मर जाने को कह दिया था, लेकिन अपनी आखिरी सांसें गिनते वक्त उसने खुद को एक लड़की की बाहों में पाया और सच समझ गया। वो अमीर घराने की लड़की जिसे उसने ठुकरा दिया था, असल में हमेशा उसी का इंतजार कर रही थी। और तभी उसकी आंखें खुली, उसने खुद को पाया हाई स्कूल के आखिरी साल में अपनी डेस्क पर सोते हुए, जब तक कि धोखेबाज रायन ने उसे जगह नहीं दिया। उसने कहा कि लुजुनियन के पेट में दर्द है और उसे दवा के साथ ज्यादा मीट वाला लंच लाने का हुक्म दिया कैफेटेरिया से। उसका कहना था कि जिंगयान बहुत कमजोर है और उसे अच्छे खाने की जरूरत है, जबकि खुद जिंगयान क्लासमेट्स सबसे ज्यादा परेशान उसकी खास दोस्त रायन थी। वे दोनों हमेशा टॉपर्स रहे थे और हर कोई उन्हें एक आदर्श जोड़ी यानी गोल्डन पेयर मानता था। इसी बीच शाओयू बस रायन का चमचा था, जो क्लास में सोता और ब्रेक में उसके काम करता। पुनर्जन्म का एहसास होते ही उसने रायन का रौबदार चेहरा देखा और उसे ये सब बिल्कुल बकवास लगा। वह खुद को समझती क्या थी। उसे बस खड़ा देखकर लूरिन बोली कि वह खोया क्यों है और जल्दी वापस आए। हाँ बिल्कुल। फिर वह लुजिनियन की तरफ बढ़ी और प्यार से उसकी पीठ थपथ पाई, जबकि जिनयान ने चोरी छिपे शाओयू को देखा। जिनयान ने कहा कि शाओयू को भेजना ठीक नहीं है, पर रायन हंस पड़ी और बोली कि उसे ये सब करना पसंद है। उसने मजाक भी किया कि अगर वह सेवा न करने दे तो वह उदास हो जाएगा। सहमति के लिए उसने उसकी ओर देखा, पर उसने बिना कुछ बोले बस झूठी मुस्कान दी और कैफेटेरिया जाकर 2 थाली खाने की लाइन में लग गया। इससे आसपास के छात्रों ने दबी हंसी में उसका मजाक उड़ाया। वे उसे फिर से खाना लाने के लिए चिढ़ाने लगे और बोले कि रायन को जिनियन जैसा रईसी पसंद है। जब उसने वजह पूछी तो उन्होंने उसे सिर्फ हवाई महल बनाने वाला नौकर का बेटा कहा कि वह साथ आने जाने की वजह से मालकिन के सपने देख रहा है। उन्होंने उसे होश में आने को कहा और बोले कि उसके जैसा निकम्मा लड़का हमेशा उनके परिवार का नौकर बनकर रहेगा। वे उसके कपड़े धोने और बच्चों के डायपर बदलने का मजाक भी बनाने लगे, जिससे शाओयू कड़वाहट भरी हंसी हंस पड़ा। वह सोचने लगा कि क्या रायन ने सचमुच उन्हें यह बताया था कि वह नौकर का बेटा है, जबकि उसने तो बस लगाव की वजह से उसे अपनी कार इस्तेमाल करने दी थी। दूसरों की नजरों में यह बेहद अजीब था कि कोलापर फजूकीस कर रायन अमीर खानदान की बेटी बन चुकी थी और वह बस एक नौकर बनकर रह गया था। जब उसने इस बारे में पूछा तो दूसरे छात्र ने ऐसे आंखें मटकाई जैसे सच सबके सामने हो। उसने कहा कि वह जल्दी करे और देर होने से पहले अपनी मालकिन को लंच पहुंचाए, और वह लगातार हंसता रहा। आसपास के सभी लोग उसके इस पागलपन और झूठे वहम का मजाक उड़ाने लगे। तभी स्कूल की घंटी बजी और वो कैफेटेरिया से बाहर निकल गया। वह क्लास में वापस नहीं गया, बल्कि क्यारी के पास बैठकर उसने दोनों थाली खुद ही खा ली। उसे याद भी नहीं था कि उसने आखिरी बार भरपेट भोजन कब किया था, क्योंकि अपने पिछले जीवन में वह बेहद गरीब था। वह बाजार बंद होने के बाद बची कुछ चीजें ढूंढकर अपना गुजारा करता था। मांस तो एक ऐसा सपना था जिसे वह सोच भी नहीं सकता था। दोनों थाली पूरी खत्म करने के बाद ही उसकी भूख थोड़ी शांत हुई। जब वह क्लास में लौटा तो पहली घंटी बज चुकी थी और गुस्से से भरी रियन पूछने लगी कि वह कहाँ था। उसने तमतमाते हुए उससे दवाई मांगी, लेकिन उसने उसकी तरफ सिर्फ एक ठंडी निगाह से देखा। उसकी आंखों की पुरानी गर्मजोशी गायब थी। लू रुयन उसे हैरान देखती रही, फिर चिल्लाई कि लू जिंगयन के पेट की दवा कहाँ है। उसने तो पहले ही बताया था कि जिंगयन की तबीयत खराब है। वो गुस्से में बोली कि क्या वो बहरा है और एक छोटा सा काम भी नहीं कर सकता। शाओयू ने पीले पड़े जिंगयान की तरफ देखा, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने रूखेपन से पूछा कि उसका जिंगयान से रिश्ता ही क्या है और क्यों आखिर उसे उसके लिए दवा खरीदनी चाहिए। सच कहें तो ये एक वाजिब सवाल था। जिंगयान एक साधारण परिवार से था, पर जब से वह रायन से मिला था वो उस पर मेहरबान थी। जब भी शाओयू के पिता उसे कुछ बढ़िया देते, रायन उसे छीन लेती और वे सारे तोहफे जिंगयान को दे देती थी। यहाँ तक कि इस वक्त जिंगयान की कलाई पर बंदी घड़ी भी शाओयू की ही थी। ये दोनों उसके दम पर जी रहे थे। उसका कार्ड स्वाइप करते थे, उसका पैसा उड़ाते और मजा लेते, पर बर्ताव नौकर जैसा करते। यह सचमुच अजीब था। रायन ने जांग शाओयू से कहा कि अगर वह हंगामा करना चाहता है तो वो उसे दोष न दे जब वो उसे अनदेखा
करेगी। उसने चेतावनी दी कि वह गिड़गिड़ाता हुआ वापस न आए और बोली कि आखिरकार वह खुद उससे माफी की भीख मांगेगा। शाओयू उसे एकटक देखता रहा। उसे उसकी इस हिम्मत पर हंसी आ रही थी। उसने सोचा कि आखिर उसे किस बात के लिए माफी मांगनी होगी या उसने क्या गलत किया है। उसे रायन को पलटकर जवाब देते देख दूसरे छात्र ध्यान से देखने लगे। वे कानाफूसी करने लगे कि इस गुलाम के अंदर अचानक इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। खुद रायन भी उसके इस बागी तेवर से दंग रह गई। वह शायद उन दिनों को याद कर रही थी जब वो मिन्नतें करता था। उसने कहा कि वो उस दोपहर उसके साथ घर न आए। शाओयू ने बस सिर हिला दिया और ठीक है कहकर अपनी सीट पर बैठ गया। उसने ऐसे जताया जैसे धमकी बेअसर हो, पर अंदर ही अंदर वह बेहद खुश था। तभी जिंगयन की सहपाठी वांगयान ने ये इंसाफ के लिए खड़े होने का बिल्कुल सही मौका था। उसने शाओयू का सामना किया और पूछा कि उसकी दिक्कत क्या है और वह जरा सी दवा लाने जैसा छोटा सा काम भी क्यों नहीं कर सकता। उसने जिंगयान की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वह साफ तौर पर बीमार है, लेकिन शाओयू ने उसकी तरफ बस एक ठंडी और बेरुखी भरी नजर से देखा। उसने दो टूक कह दिया कि अगर उसे इतनी ही चिंता है तो खुद जाकर दवा ले आए। खुद को सच्चा साबित करते हुए वांग यान ने बहस शुरू कर दी कि यह उसका काम और उसकी जिम्मेदारी थी, भला वह खुद क्यों जाए। शाओयू ने पलटकर पूछा कि जिसका जिंग यान से कोई लेना देना ही नहीं है, वह भला जिम्मेदारी क्यों उठाए। वांग यान ने हैरानी में उस पर उंगली उठाई और उसे एक मजाक बताते हुए दावा किया कि रुयान के घर का नौकर होने के नाते उसके दोस्त के लिए दवा लाना तो उसका फर्ज है। यह सुनकर शाओयू ने अपनी नजरें रुयान पर टिका दी। उसने सीधे उससे पूछा कि क्या वह सबको बता रही थी कि वह उसके घर में महज एक नौकर है। उसने उसकी आंखों में आंखें डाली और एक पल के लिए रुयान के चेहरे पर साफ तौर पर कसूरवार होने का एहसास दिखा। बेशक बाकी लोग इस पूरी बात को इसी तरह देख रहे थे। वह रोजाना एक शानदार आलीशान गाड़ी से आती थी और जब लोग उसकी हैसियत के कयास लगाते तो उसने कभी सच बताना जरूरी नहीं समझा। वह कभी नहीं मानती कि उसके पिता सिर्फ एक ड्राइवर थे और वह शाओयू के परिवार के ड्राइवर की बेटी थी। रुयान को लगा कि वह जलता है और इसीलिए जिंग यान के लिए दवा नहीं लाना चाहता। उसे उसका यह बर्ताव बिल्कुल साधारण लगा। उसने उसकी तरफ देखा और पूछा कि खाना कहाँ है, ये सोचकर कि भले ही वह दवा भूल गया हो पर खाना तो लाया ही होगा। उसने दूसरे छात्रों से सुना था कि उसने 2 लोगों का भोजन खरीदा था, लेकिन शाओयू ने शांत रहकर कहा कि वह उन्हें खा चुका है। रुयान बुरी तरह चिढ़ गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि वह दोनों हिस्से अकेले खा गया, लेकिन शाओयू ने सीधे हाँ में सिर हिला दिया। पास बैठे छात्र उसे बेहद नफरत से देखने लगे और मजाक उड़ाते हुए पूछने लगे कि क्या वह कोई सुअर है जो 2 पूरे भोजन चट कर गया। उन्हें रुयान की चापलूसी करने और उसे नीचा दिखाने की आदत थी। पहले वह रुयान की खुशी के लिए उनकी गालियां सहता था। वह सोचता था कि वे उसकी तारीफ करेंगे, लेकिन अब उसे लगा कि उसने उन्हें बहुत सिर पर चढ़ा लिया था। विडंबना यह थी कि जब भी रुयान की बहुत इंगी आ रही है, ओके, जब भी दौसेगी, जब भी रुयान की खुशी के लिए ओके लगा तो उसे केले परायसा था किसी को खाने पर ले जाती। वो असल में उसी का पैसा उड़ा रही होती। वह उसकी दौलत के मजे ले रहे थे। उसने साफ कह दिया कि जब पैसा उसका है तो वह चाहे तो 20 बार खाना खाए। ये सुनकर उन छात्रों के चेहरे उतर गए और कोई फुसफुसाया कि इसका पैसा तो वैसे भी रुयान के परिवार का ही होगा। सच कितना अजीब था, लेकिन शाओयू ने सफाई देने की जहमत तक नहीं उठाई। मगर रुयान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच रहा था, खासकर इसलिए क्योंकि उसके पास अब खाने को कुछ नहीं था। उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने झांग शाओयू से कहा कि उसने यह मुसीबत खुद बुलाई है। वह उम्मीद करती है कि वह कम से कम 2 दिन तो इस अकड़ को बनाए रख सकेगा। घिसटते हुए उसके पास आते ही वह खड़ी हुई, अपना सामान समेटा और जिंगयान के साथ बैठे वांगयान से तुरंत जगह बदलने को कहा। नाराज होने पर साथ न बैठना उसकी पुरानी आदत थी। उसके साथ बैठने से यह उसका पुराना पैंतरा था। शुरू में उसने खुद इस व्यवस्था की मिन्नतें की थी क्योंकि वह उसकी ट्यूटर थी और पढ़ाई में मदद करने वाली थी, पर अब उसे एहसास हुआ कि उसने कभी कुछ सिखाया ही नहीं। उसने सिर्फ उस समय का इस्तेमाल उस पर हुक्म चलाने के लिए किया था। उसे लगा कि उसकी धमकी काम करेगी, पर उसने पूरी तरह अनदेखा कर दिया। रुयान भूखी थी और पेट खराब होने के कारण जिंग मियान की तबीयत अब भी ठीक नहीं थी। वह उदास चेहरे के साथ खिड़की के पास बैठे शाओयू को घूर रही थी। रायन इस बार सचमुच गुस्से में थी और खुद से कह रही थी कि जब वो माफी मांगने आएगा तो वो उसे बुरी तरह तड़पाएगी। उसी दोपहर स्कूल की छुट्टी होने पर हमेशा की तरह गेट पर परिवार की मेबैक गाड़ी खड़ी थी। शाओयू सीधा उसकी तरफ बढ़ा। अब तक पूरे स्कूल को पता चल चुका था कि उसने रायन को नाराज किया है, इसीलिए सब वहाँ इकट्ठा थे। वे उसकी बर्बादी का मजा लेने का इंतजार कर रहे थे। उसे कार की तरफ बढ़ते देख वे फुसफुसाने और उस पर हंसने लगे। उसकी बेशर्मी पर सब हैरान थे कि वो अब भी उसके परिवार की गाड़ी का मुफ्त फायदा कैसे उठा रहा है। उनके लिए वह सिर्फ एक नौकर का बेटा था जो मालिक बनने की कोशिश कर रहा था। रायन अभी तक आई भी नहीं थी और उसकी इस हिम्मत को देख वह दंग थे। उनकी नजरों में वह इस घमंडी लड़के के लिए बहुत दयालु थी। एक मामूली नौकर के बेटे को तो बहुत पहले ही निकाल दिया जाना चाहिए था। हालांकि शाओयू ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। कार में बैठने के बाद उसने ड्राइवर को तुरंत गाड़ी चालू करने का सीधा आदेश दिया। ड्राइवर ने झिझकते हुए कहा कि छोटी मालकिन अभी तक नहीं आई हैं। कभी कभी रायन को स्टूडेंट काउंसिल के काम में देर हो जाती थी। आमतौर पर शाओयू हमेशा इंतजार करता था, इसलिए ड्राइवर को उसका यह व्यवहार अजीब लगा। बिना उसके ही निकलने की इस अचानक मांग से ड्राइवर को रायन की तरफदारी करते और अपना हुक्म टालते देख
श्याओयू को सब बकवास लगा। उसने अंकल लू को याद दिलाया कि उसके पिता की केवल एक ही संतान है। उनके घर में कोई छोटी मालकिन नहीं थी। अंकल लू ने इसे प्रेमियों का झगड़ा समझा और वादा किया कि वह अपनी बेटी को डांटेंगे। श्याओयू ने उन्हें साफ मना कर दिया कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। वह बस अब उसके साथ सफर नहीं करना चाहता था और न ही उसे दोबारा देखना चाहता था। अंकल लू फिर भी झिझके और आदेश नहीं माना। वह श्याओयू को अपनी बेटी से डरा हुआ देखने के आदी हो चुके थे। रायन से बहस करने की श्याओयू की हिम्मत कभी नहीं होती थी। उन्हें लगा कि इस लड़के की बात टालने का कोई बुरा नतीजा नहीं होगा, क्योंकि आखिरकार शादी के बाद उनकी बेटी ही इस संपत्ति की मालकिन बनेगी। ड्राइवर अब नौकर नहीं रहा था, वह खुद को होने वाला ससुर समझने लगा था। श्याओयू ने तेवर दिखाते हुए आखिरी बार पूछा कि क्या वह गाड़ी चलाएगा। असल में श्याओयू के पिता जुए की आदतों की वजह से उसे बहुत पहले ही निकालना चाहते थे। गुप्त जुए की आदतों वाले व्यक्ति को घर में रखना बड़ा जोखिम था, लेकिन तब श्याओयू की बुद्धि पर पर्दा पड़ा था। वह हमेशा उसकी वकालत करता था ताकि रायन जियांग एस्टेट में ही बनी रहे। इसलिए उसने अपने पिता से उसके बारे में कई सफेद झूठ बोले थे। उसने दावा किया था कि वो उसका बहुत ख्याल रखती है, इसी वजह से ड्राइवर की नौकरी बची हुई थी। पर अब वही आदमी अपने मालिक की बात नहीं सुन रहा था। और तभी रायन स्कूल के गेट पर दिखाई दी। अंकल लू तुरंत उसका स्वागत करने के लिए गाड़ी से बाहर आए। रायन लू जिंगयान को सहारा देते हुए वहां पहुंची और जैसे ही वे गाड़ी के पास आए, अंकल लू ने उनके लिए बड़े आदर से दरवाजा खोल दिया। रायन जिंगयान को अंदर बैठाने लगी। पहले श्याओयू उसे बहुत पसंद करता था, इसीलिए वह हर रोज साथ घर जाने की जिद करता था। ड्राइवर पहले जिंगयान को ही घर छोड़ता था और फिर श्याओयू को जियांग हवेली ले जाता था। इतना ही नहीं, श्याओयू उसे लाने के लिए सुबह जल्दी उठता था। लेकिन आज, इससे पहले कि जिंगयान कार के अंदर कदम रखती, श्याओयू ने टोक दिया। उसने पूछा कि वो अंदर क्यों आ रही है और याद दिलाया कि उसने खुद कहा था कि वह साथ नहीं जाएगी। आसपास के छात्र हैरान रह गए और श्याओयू को कोसने लगे कि आखिर इसे क्या हो गया है। उनके हिसाब से यह रायन की कार थी और उन्हें उसका यह घमंडी रवैया पसंद नहीं आया। उन्हें लगा कि रायन उसे साथ ले जाकर उस पर एहसान कर रही थी और अब वह खुद मालकिन को ही रोक रहा था। भीड़ कानाफूसी करने लगी और रायन का चेहरा उतर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि श्याओयू आज इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहा है। उसने पूछा कि क्या ऐसा करना जरूरी है और कहा कि उसने दोपहर के बर्ताव के लिए उसे माफ कर दिया है। उसने उसे तमाशा न करने की चेतावनी दी, लेकिन श्याओयू ने दो टूक कह दिया कि उसे उसकी माफी की जरूरत नहीं है और वो खुद घर जाने का रास्ता ढूंढ ले। रायन का चेहरा पहले पीला पड़ा, फिर गुस्से से लाल हो गया। सभी उसे एक अमीर खानदान की वारिस समझते थे। अगर वह आज इस कार में नहीं बैठ पाती तो अमीर होने का उसका यह नकली ढोंग सबके सामने खुल जाता। अपना आपा खोते हुए उसने हाथ बढ़ाया और श्याओयू को जबरदस्ती कार से बाहर खींच लिया और उसकी जगह जिंगयान को बैठा दिया। श्याओयू ने उससे कहा कि वह अपनी हद पार कर रही है। सच कहूं तो वह उसकी इस जुर्रत पर बेहद गुस्से में था। उसने इतने समय तक उसे क्यों झेला। उसका असली चेहरा देखकर वह हैरान था कि उसने कभी उसे दयालु समझा था। रायन ने उसे नजरअंदाज कर दिया। उसका ढंग से बात करने का कोई इरादा नहीं था। उसने अपना रौब झाड़ना जारी रखा और फिर वह हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। अंकल लू सचमुच श्याओयू को वहीं छोड़ गाड़ी लेकर चले गए। भीड़ चुपचाप यह सब देखती रही और हंसने लगी। लोग ठहाके मारकर हंसने लगे। उन्हें लगा कि उसके घमंड का उसे सही फल मिला है। अकेले होने पर श्याओयू ने अपना फोन निकाला, एक पुराना सस्ता नोकिया जिसकी कीमत कुछ 100 युआन थी, जो रुयान ने खरीदा था खुद के लिए। उसे खुश करने के लिए उसने अपने जन्मदिन पर पिता से मिला, महंगा स्मार्टफोन उसे दे दिया था और बदले में यह कबाड़ फोन रख लिया था। तब उसे लगा था कि इससे उसका आत्मसम्मान बचेगा, पर अब इस टूटे हुए फोन को देखकर उसे अपनी नादानी पर हंसी आ रही थी। फिर भी उसने पिता को फोन मिलाया। कुछ ही पलों में अभी अभी गई मेबैक वापस गेट पर आ रुकी। अंकल लू उतरे। उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था और वे परेशान दिख रहे थे। साफ था कि ड्राइवर को डांट पड़ी थी। श्याओयू ने उनसे उन दोनों को कार से उतारने को कहा क्योंकि वह उनके साथ नहीं जाना चाहता था। अंकल लू ने पीछे देखा और रायन को मजबूरी में जिंगयान को कार से उतारना पड़ा। जिंगयान ये देख दंग रह गया और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने शिकायत करते हुए कहा कि श्याओयू को रायन को इस तरह निशाना नहीं बनाना चाहिए था। उसने दावा किया कि रायन हमेशा उसके प्रति अच्छी रही है, लेकिन रायन ने उसे टोक दिया। उन दोनों के बाहर आते ही श्याओयू कार में बैठ गया। उसने मुस्कुराते हुए शीशा नीचे किया और जाते जाते रायन को विदा कहा। शीशे में देखते हुए अंकल लू हैरान थे कि श्याओयू इतना बेरहम कैसे हो गया। आखिरकार ड्राइवर से रहा नहीं गया और वह बोल पड़ा। उसने कहा कि छोटी मोटी बहस तो आम है, पर छोटे मालिक को इतना गुस्सा नहीं होना चाहिए। उसने अपनी बेटी का पक्ष लेते हुए मामला शांत करने के लिए वादा किया कि वह रायन से माफी मंगवाएगा। उसे डर था कि कार के बिना रायन को बस से जाना पड़ेगा और वह घर बहुत देर से पहुंचेगी। श्याओयू ने रूखे स्वर में कहा कि अगर बाकी लोग बस से जा सकते हैं तो वह भी जा सकती है। उसने अंकल लू से पूछा कि आखिर उन्हें सैलरी कौन देता है। उसने कहा कि अगर उन्हें आदेश पसंद नहीं है तो इस्तीफा दे सकते हैं। नौकर की मालिक को सीख देने की हिम्मत। नौकरी जाने के डर से अंकल लू ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। कुछ देर बाद वे हवेली पहुंचे। वहां पहुंचते ही हाउसकीपर आंटी जो ने उन्हें हैरान होकर देखा कि छोटे मालिक अकेले।
बिना मिस रायन के वापस आ गए हैं। शाओयू ने कहा कि रायन अब इस परिवार का हिस्सा नहीं है, जिससे आंटी जो दंग रह गईं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि छोटा मालिक आखिरकार होश में आ गया है। नियंत्रण मिलते ही रायन ने आंटी जो को निकाल दिया था। ये याद कर शाओयू को बहुत पछतावा हुआ। उसने आंटी जो से कहा कि वह ऊपर जा रहा है, पर उन्होंने बताया कि कोई खास मेहमान आई है। मिस निंगबिन आई थी और आंटी जो हमेशा की तरह उन्हें वापस भेजने वाली थी। निंगबिन अक्सर वहां आती थी क्योंकि उनके पिता ने उनका रिश्ता तय किया था। शाओयू रायन के पागलपन में उनसे नफरत करता था। उस वक्त वह उनसे मिलने से भी इनकार कर देता था और दरवाजे से ही लौटा देता था। वे शायद ही कभी मिले थे। फिर भी उसे याद आया कि उसके आखिरी पलों में उनके लोग ही उसे अस्पताल ले गए थे। जब किसी को परवाह नहीं थी तब भी वह खुद को उसकी मंगेतर मानती थी। उसने आंटी जो को रोका और पूछा कि निंगबिन कहाँ है। वह पिछले बगीचे में दुबई नाम के पालतू कुत्ते के साथ खेल रही थी। निंगबिन प्यार से उस बड़े कुत्ते को खाना खिला रही थी। शाओयू हमेशा से ऐसा कुत्ता चाहता था, पर रायन को जानवर नापसंद होने के कारण उसने खुद को दूर कर लिया था। निंगबिन को उसके साथ खेलते देखकर उसे बहुत हैरानी हुई। उसे याद आया कि अपनी खूबसूरती और रुतबे के बावजूद वह सालों तक अकेली रही और कभी शादी नहीं की। यह सोचकर शाओयू की आंखें भर आईं। निंगबिन ने सिर उठाया और दरवाजे पर खड़ी उसे पता नहीं था कि वह कब से देख रहे थे। वह आगे बढ़ी, फिर हिचकिचाई। यह याद आते ही कि वह उसे नापसंद करते हैं। वह रुकी और बस यंग मास्टर जियोंग कहकर पुकारा। निंगबिन बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसमें एक शांत और गंभीर परिपक्वता थी जो उसे उम्र से बड़ा दिखाती थी। वह एक बेहतरीन छात्रा थी जिससे रायन सबसे ज्यादा जलती थी। रायन हमेशा शिकायत करती थी कि निंगबिन की जिंदगी हद से ज्यादा सही थी। रायन का दावा था कि संसाधन होने पर वह भी उतनी ही सफल होती। उसका मानना था कि उसकी खूबी सिर्फ खानदानी अमीरी की वजह से थी। जब भी वह निंगबिन के अच्छे नंबर देखती, उसे जलन और असुरक्षा महसूस होती, जिसे बदकिस्मती से शियाओयू ने भी अपना लिया था। उसने सालों निंगबिन को अपना दुश्मन माना, लेकिन अब पीछे मुड़कर देखें तो उनका कभी कोई ढंग का संवाद नहीं हुआ था। उस बेचारी लड़की ने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा था। इस बार शियाओयू ने अपनी भावनाओं पर काबू रखा और बस पूछा कि क्या उसे कुछ चाहिए। उसने जवाब दिया कि वह बस उसे देखना चाहती थी। शियाओयू के न बोलने पर निंगबिन खुद को अनचाह समझकर पीछे हटने लगी। उसने कहा कि वह समझती है और तुरंत चली जाएगी। सच तो यह है कि उसने मुख्य दरवाजे के अंदर जाने की उम्मीद भी नहीं की थी। वह तो बस दुबई घूमने आई थी, इसीलिए शियाओयू का उससे बात करना ही उसके लिए एक बड़ी जीत थी। उसे जाते देख शियाओयू बोला और पूछा कि क्या वह डिनर के लिए रुकेगी। यह छोटा सा इशारा भी चौंकाने वाला था। निंगबिन हैरान होकर उसे देखने लगी और पूछा कि क्या वह सच कह रहा है। उसी समय ढलते सूरज की किरणें उस पर पड़ी, जिससे वह बेहद सौम्य लगा। उसने उसे रुकने को कहा, यह जानते हुए कि रायन अभी लू जिंगयान के साथ व्यस्त है। पहले तो वह खाने के लिए हमेशा रायन का इंतजार करता था, बिना भोजन को हाथ लगाए, लेकिन वे दिन अब खत्म हो चुके थे। आंट जो उसे इतनी जल्दी खाना खाते देख हैरान थी और पूछा कि क्या मिस लू का इंतजार करें। उसने बस पूछा कि वे कष्ट क्यों उठाएं। स्टाफ को उसे रायन के नौकर की तरह देखने की आदत थी, इसलिए उसके इस अचानक आए बदलाव से सबको झटका लगा। आंट जो ने बात नहीं बढ़ाई और तैयारी करने चली गई। शियाओयू ने आगे कहा कि वह अंकल लू को बता दे कि कल उनकी जरूरत नहीं है। वह हिचकिचाई और फिर मान गई। वह मालिक के फैसलों पर सवाल नहीं उठा सकती थी। ऐसा लगा जैसे पूरे लू परिवार को निकाला जा रहा हो। रायन के पिता को निकालने के बाद शियाओयू आखिरकार राहत महसूस करते हुए डाइनिंग रूम में बैठ गया। उसने ध्यान दिया कि निंगबिन चोरी छिपे उसे देख रही थी, लेकिन उसके बैठते ही उसने अजीब ढंग से अपनी नजरें घुमा ली। उसे तब निंगबिन की मासूमियत का अंदाजा नहीं था। यह बहुत प्यारा था और वह उसे थोड़ा चिढ़ाने से नहीं रोक पाया। उसने मजाक में पूछा कि वो उसे क्यों नहीं देख रही। पूछने लगा कि क्या वह इतना बदसूरत है। माना नंबर खराब थे, पर चेहरा तो ठीक था। उसने तुरंत मना किया, लेकिन कोई ध्यान से देखता तो उसके चेहरे की लाली साफ पकड़ लेता, जो उसकी गर्दन और कानों तक फैल गई थी। शियाओयू हंसा और पूछा कि क्या सच में उसके नंबर हमेशा शानदार आते हैं। इस अचानक मिली गर्मजोशी से निंगबिन कुछ अजीब महसूस कर रही थी। उसने बस यही कहा कि उसके नंबर ठीक थे। फिर शियाओयू ने पूछा कि क्या वह कोई अच्छा ट्यूटर बता सकती है, क्योंकि इस बार वह रायन पर निर्भर रहकर पुरानी गलती नहीं दोहराना चाहता था कि बिना पढ़ाई किए उसके पिता हमेशा उसकी रक्षा करेंगे। अब जब मौका था, वह अपने ग्रेड सुधारना चाहता था और जानता था कि निंगबिन की सिफारिश सबसे बेहतरीन होगी। वह यह सुनकर बहुत हैरान हुई कि वह ट्यूटर ढूंढ रहा है। उसे याद था कि रायन ने अपने ट्यूटर का बहाना बनाकर उसके घर डेरा डाला था, लेकिन शियाओयू ने बताया कि उस ट्यूटर को काम से निकाल दिया गया है क्योंकि वह उसे नीचा दिखाता था और उसमें सिखाने का सब्र नहीं था। उन क्लासों पर खर्च हुए सारे पैसे बर्बाद हो गए। निंगबिन के लिए यह अप्रत्याशित था, लेकिन उसे गंभीर देखकर उसने पानी का घूंट भरकर घबराहट छुपाई। उसने बताया कि वह खुद पढ़ाई करती है और कोई ट्यूटर नहीं रखती। उसने रोज आकर उसकी मदद करने का प्रस्ताव रखा। मन ही मन उसे लगा कि वह शायद मना कर देगा, क्योंकि आज से पहले उसने कभी उसे मुड़कर भी नहीं देखा था। उसे डिनर पर बुलाना ही उसके लिए बहुत बड़ा झटका था, इसीलिए वह ज्यादा उम्मीदें नहीं लगाना चाहती थी। हालांकि उसे हैरान करते हुए शियाओयू बहुत खुश हुआ और पूछा कि क्या वह सच कह रही है। निंगबिन ने सिर हिलाया, जबकि शियाओयू को चिंता थी कि कहीं इससे उसकी अपनी पढ़ाई पर असर न पड़े।
उसने कहा कि कोई दिक्कत नहीं होगी। उसका चेहरा भले ही शांत था, लेकिन आंखों में अपनापन था। सच यह था कि वह स्कूल का कोर्स पूरा करके यूनिवर्सिटी की सीट सुरक्षित कर चुकी थी, सीट पा चुकी थी, पर उसने यह छुपाया। उसने मजाक में धन्यवाद किया और कहा कि कमजोर होने पर वह उसे कमतर न समझे। रायन भी समझदार थी, पर उसमें सब्र नहीं था। अगर वह एक बार में ना समझे तो वह बेइज्जती करने लगती। वो पहले एक औसत छात्र था, पर रायन की ट्यूशन से उसके नंबर गिर गए और आत्मविश्वास खत्म हो गया। निंगबिन ने भरोसा दिया कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, और उसने रोज स्कूल के बाद उसके घर आकर साथ मिलकर पढ़ाई करने की बात कही। खाना खाते हुए निंगबिन काफी शांत रही, इसलिए शियाओ ने चॉपस्टिक्स उठाई और उसे खाना परोसा। उसने उसे संकोच न करने को कहा। तभी रायन जिंगैन को छोड़कर वापस आ गई। उसे अभी फोन पर पिता को नौकरी से निकाले जाने की खबर मिली थी और पिता ने उसे खूब डांटा था। यह देखकर कि शियाओ ने खाने के लिए उसका इंतजार नहीं किया और खाना भी ठंडा हो चुका था, उसका चेहरा उतर गया। उसने उसे एक बेरुखी भरी नजर से देखा और बस खाना जारी रखा। भले ही रायन पिता के बारे में पूछने आई थी, पर निंगबिन को देखकर चिढ़कर बोली कि वह यहाँ क्या कर रही है। पहले रायन को खुश करने के लिए वह किसी भी लड़की के करीब नहीं जाता था। निंगबिन के आने पर वो उसे बिना देखे भगा देता था, लेकिन अब उसने साफ कहा कि वो उसकी मेहमान है। उसने पूछा कि क्या उसे कोई दिक्कत है, जिससे रायन लाचार हो गई और वो बैठकर उसे घूरने लगी। उसने आरोप लगाया कि उसने निंगबिन को सिर्फ उसे जलाने के लिए बुलाया है। निंगबिन चुप बैठी रही और शियाओयू ने कहा कि वो बहुत ज्यादा सोच रही है और अब वो उसके लिए मायने नहीं रखती। पहले वो उसे दुनिया मानता था, पर इस नई जिंदगी में उसे सिर्फ नफरत महसूस होती थी। उसे पता था कि ऐसी लड़की से प्यार करने का नतीजा सिर्फ बर्बादी होगी, खुद को गर्त में धकेलना। रायन हंस पड़ी और बोली कि अगर उसे लगता है कि दूसरी लड़कियों के साथ देखकर उसे जलन होगी तो यह उसका वहम है। वह तो चाहती थी कि वह उससे दूर ही रहे ताकि वह उसे परेशान न करे, और सीधे अपने कमरे में चली गई। शियाओयू अवाक रह गया। उसने देखा कि निंगबिन की नजरें कुछ उलझी हुई थीं। उसने उससे कहा कि वह रायन की बात पर ध्यान न दे, जो कि बकवास था। मन ही मन उसे चिंता थी कि निंगबिन आहत न हुई हो, पर हैरान करते हुए उसने कुछ नहीं कहा और खाने के बाद उसका रवैया थोड़ा बेरुखा हो गया। उसने उसे सुरक्षित घर जाने को कहा, पर वह बिना कुछ कहे चली गई। वह काफी शांत लग रही थी। जब वह अंदर लौटा तो रायन फिर से बहस करने के इरादे से सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। नई बहस करने। उसे देखकर उसने सोचा कि भले ही उसकी हरकतें बुरी थीं, पर उसका चेहरा खूबसूरत और शांत दिखता था। वह पहले भी इसी चेहरे के झांसे में आ चुका था। और अब रायन ने सीधे पूछा कि उसके पिता को क्यों निकाला गया। उसने यह बात दूसरों के सामने नहीं उठाई, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि किसी को पता चले कि वो सिर्फ जियांग की बेटी है। निंगबिन के सामने यह उसकी इज्जत का सवाल था, पर शियाओयू ने बस इतना पूछा कि ड्राइवर को निकालने पर वह उसे सफाई क्यों दे। उसने चिल्लाकर कहा कि वह उसके पिता थे और उस दिन जो हुआ वो उसकी वजह से हुआ। पिता का कोई हाथ नहीं था। उसने चुनौती दी कि वो उसे भी निकाल दे। नौकरी से निकाले जाने की बात सुनते ही शियाओयू का मन हल्का हो गया। उसने रायन को देखा और तुरंत मान गया। उसने अपनी बात दोहराने को कहा, जिससे वह दंग रह गई। शियाओयू ने कहा कि जब वह उसे मूर्ख समझती है तो इस सिलसिले का कोई मतलब नहीं। उसने उसे घर से जाने को कहा क्योंकि वह नया ट्यूटर रख लेगा। आखिरकार जब से उसने पढ़ाना शुरू किया था उसके नंबर गिरे ही थे। उसने साफ कहा कि वह उसे दी जाने वाली भारी तनख्वाह के लायक नहीं थी। उसे देता था। रायन को पहले यह मजाक लगा, पर जल्द ही समझ आ गया कि वो उसे निकालने को लेकर गंभीर है। उसने पलटकर वार करते हुए कहा कि उसके खराब नंबर सिर्फ उसके मंदबुद्धि होने के कारण थे। उसने कहा कि वह बहुत सुस्त दिमाग का है। उसने जिंगयान का उदाहरण देते हुए कहा कि वह एक बार में समझ जाता था। उसने क्रूरता से उसकी बुद्धि की तुलना सुअर से की और कहा कि चाहे दूसरा टीचर होने पर भी नतीजा वही रहता। उसने बहस की कि कोई उसे और नहीं सिखा सकता, क्योंकि खराबी पूरी तरह उसी में है। इस पल भी सारा दोष उस पर मढ़ते हुए शियाओयू ने बस वहां से बाहर जाने की अपनी मांग को उसने दोबारा दोहराया, लेकिन रुयान ने उसे याद दिलाया कि वह सिर्फ एक स्टूडेंट है। उसने उसे पढ़ाई पर ध्यान देने की नसीहत देते हुए कहा कि इसी वजह से उसके नंबर कम आते हैं। आखिर वह क्या बकवास कर रहा है। उसने ठंडी सांस लेते हुए उस पर आरोप लगाया कि वह जिंगयान से उसकी नजदीकियों के कारण चिढ़कर यह सब कर रहा है। उसने दावा किया कि उसका मकसद सिर्फ टॉप यूनिवर्सिटी में जाना है, उसकी तरह नहीं जिसे पैसों की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि बिना पढ़ाई के भी उसके पास बेशुमार दौलत थी। उसने साफ कह दिया कि उनका अभी साथ होना नामुमकिन है। शाओयू उसे हैरान होकर देखता रहा। वह उसके स्टैंडर्ड देखता रहा। वह पार करने की साथ होना नामुमकिन है। ब्रह्म को देखकर दंग था। कुछ पलों बाद उसने पूछा कि आखिर किसने कहा कि वह उसके साथ रहना चाहता है। शाओयू उसे देखने लगा और सोचने लगा कि रुयान में इतना आत्मविश्वास कहाँ से आया कि वह ऐसा सोच बैठी। वह जानता था कि उसकी मदद के बिना वह कुछ भी नहीं थी। फिर भी रुयान ने उसे जिद्दी मान लिया और कहा कि वह जो चाहे सोचे। हालांकि उसने चेतावनी दी कि जब वे रात को खाने पर बैठेंगे तो उसे नजरअंदाज करने के लिए वह उसे दोषी न ठहराए।
बाद में घर पर। अपनी बात कहकर वह कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। इस बीच शाओयू अपने कमरे में लौटा और झाओ शुन को फोन करके निर्देश दिया कि वह रुयान का सामान वहां से बाहर निकाल दे। अगले दिन, क्योंकि उसके घर में उस इंसान के लिए जगह नहीं थी जो उसे दबाने की कोशिश करे, इसके बाद उसने निंगबिंग का नंबर लिया, उसे सेव किया और सुरक्षित घर पहुंचने का मैसेज भेजा। तुरंत कोई जवाब नहीं आया और अगली सुबह, क्योंकि उसे अब लुओ जिंग्यान को लेने नहीं जाना था, वह आराम से सोया और अपनी मर्जी से जागा। हमारे नायक ने सोचा कि रुयान जा चुकी होगी, लेकिन उसे हैरानी हुई जब उसने उसे डाइनिंग टेबल पर बैठा पाया। बैठे देखा जो उसका इंतजार कर रही थी। वह नाश्ता करने बैठा और महसूस किया कि पहले जिंग्यान को लेने की जल्दी में वह घर पर ठीक से खा भी नहीं पाता था। वहां रुयान को इंतजार करते देख उसने एक अजीब विडंबना महसूस की, क्योंकि अब वह उसका ड्राइवर बनने का इरादा नहीं रखता था। उसने कहा कि वह उसे लेकर नहीं जाएगा और उसे जल्दी निकल जाना चाहिए। खाना खत्म कर वह निकला तो रुयान उसके पीछे होली। नया ड्राइवर बाहर इंतजार कर रहा था और उसने दरवाजा खोला, लेकिन जैसे ही शाओयू बैठा, रुयान भी पीछे पीछे गाड़ी में आ गई। उसने पूछा कि वो क्या कर रही है और याद दिलाया कि उसने ही कहा था कि वे दोनों अब एक ही रास्ते पर नहीं चल रहे। उसे कल की उसकी बातें अच्छी तरह याद थीं। फिर भी रुयान अपने भीतर के विचारों को छिपाकर बिल्कुल शांत और मासूम बनी रही। मन ही मन उसने खुद को समझाया कि वह वहां सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसके पिता ने उसे मनाने को कहा था, वरना वो ऐसे घमंडी के मुंह न लगती। उसे उसकी दौलत के घमंड से नफरत थी, पर पिता की नौकरी के लिए वह सब सह रही थी। शाओयू ने हालांकि ड्राइवर को चलने का इशारा कर दिया। स्कूल गेट पहुंचने पर शाओयू गाड़ी से उतरा और रुयान साये की तरह उसके पीछे चलती रही। आमतौर पर वह लुओ जिंग्यान को साथ लाते थे, पर आज जिंग्यान बस से आई थी और रुयान को देखते ही दौड़कर पास आ गई। जिंग्यान की नजर शाओयू पर पड़ी। वह कल के उस नजारे से अब भी हैरान थी, जहां एक मामूली ड्राइवर के बेटे ने इतनी बड़ी हिमाकत दिखाई थी। तनाव के बावजूद रुयान और शाओयू को साथ आते देख वो पास आई और पूछा कि क्या उनके बीच सब ठीक हो गया है। सुलह होने के सवाल पर शाओयू ने जवाब देना जरूरी नहीं समझा और सीधे अंदर चला गया। और जाते हुए शाओयू को देखकर ये महसूस करते हुए कि वह उसका बिल्कुल इंतजार नहीं कर रहा था, रुयान ने भौहें सिकोड़ी। वह लुओ जिंग्यान की तरफ मुड़ी और कहा कि उसका उससे कोई झगड़ा नहीं है। उसने जिंग्यान से कहा कि एक मामूली लड़के को इस तरह सिर चढ़ाना दिखाता है कि उसमें बहुत सब्र है। रुयान ने ध्यान दिलाया कि सब लोग शाओयू को कोई अमीर खानदान का वारिस मान रहे हैं, लेकिन उन्हें ऐसी फालतू अफवाहों की परवाह नहीं करनी चाहिए। उसने समझाया कि क्योंकि उसके पिता के शाओयू से अच्छे संबंध हैं, इसीलिए उन्होंने उसकी देखभाल करने को कहा था और वो मना नहीं कर सकती थी। यह सुनकर कि वह सिर्फ पिता के कहने पर ऐसा कर रही है, जिंग्यान को थोड़ी राहत मिली। मन ही मन अब हम क्लासरूम की ओर चलते हैं, जहां वांग यिन पहले से मौजूद थी। उसने शाओयू का रास्ता रोककर उसे अपनी सीट पर जाने से रोक दिया। वांग यिन ने उसे घूरते हुए बेशरम कहा और आरोप लगाया कि उसने कल स्कूल की दो सुंदरियों रुयान और जिंग्यान को रास्ते में छोड़ दिया था। उसने खुद गाड़ी ले जाने पर उसकी आलोचना की, लेकिन शाओयू ने बस उसकी तरफ देखा और एक हल्की मुस्कान बिखेरी। उसने याद दिलाया कि चूंकि गाड़ी उसकी अपनी है तो उसे किसी को भी बिठाने से मना करने का पूरा हक है। उसने पूछा कि बीच में बोलने वाली वो होती कौन है। उसे इतना आत्मविश्वासी देखकर आसपास के छात्र उत्सुक होकर पूछने लगे कि क्या वह मैबैक सचमुच उसके परिवार की है। शाओयू ने पूछने वाले को शांत नजरों से देखा, लेकिन वांग यिन इस बात पर ठाका मारकर हंस पड़ी। उसने दावा किया कि वे सब जानते हैं कि वह कौन है और अमीर खानदान का वारिस बनने का नाटक करने पर उसका मजाक उड़ाया, दिखाने के लिए जब उसके पास वो हैसियत ही नहीं थी। उसने सबको याद दिलाया कि ड्राइवर उसका पिता है और उसका पूरा परिवार लियू खानदान के लिए काम करता है। यह खुद की औकात भूलने का एक उदाहरण है। उसने जोर दिया कि रुयान सिर्फ भलाई कर रही है कि उसे बाहर नहीं निकाला और चेतावनी दी कि वह ज्यादा फायदा न उठाए। चूंकि वांग यिन जिंग्यान की सहेली थी और जिंग्यान हमेशा रुयान के साथ रहती थी, तो बाकी छात्र उसकी बात मानने लगे। क्लासरूम के दरवाजे पर आ गई। हालांकि रुयान का चेहरा काफी सख्त और असहज लग रहा था। सच कहें तो वांग यिन की बातें सिर्फ शाओयू का अपमान नहीं कर रही थीं, बल्कि वे अप्रत्यक्ष रूप से रुयान को भी नीचा दिखा रही थीं। रुयान ने पास जाकर वांग यिन को अपनी सीट पर जाने को कहा। रुयान की नाराजगी भांपकर वांग यिन बेबसी से अपनी सीट पर लौट गई। नाखुशी को समझ चुकी थी। वांग यिन ने सामान हटाया और रुयान दोबारा शाओयू के पास बैठ गई। शाओयू ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। आखिरकार उसे उसकी इन हरकतों से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता था। स्कूल में अच्छी साख होने के कारण किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसकी सीट बदलने पर सवाल उठाए। जिंग्यान के पास बैठी वांग यिन को काफी जलन महसूस हुई और उसने पूछा कि आखिर रुयान क्या सोच रही है, जो वह समझ नहीं पा रही थी कि रुयान इतने बदतमीज शाओयू का पक्ष क्यों ले रही है और उसके साथ रहने को भी तैयार है। जिंग्यान ने उसे भरोसा दिलाया कि यह सिर्फ उसके पिता की खातिर है और ज्यादा सोचने से मना किया। वांग यिन बात तो समझ गई, लेकिन उसे अब भी यह अजीब लगा कि शाओयू ने उस महंगी गाड़ी को अपना बताया था। उसने गौर किया कि जहां रुयान का फोन और तोहफे बेहद महंगे थे, वहीं शाओयू का खुद का फोन कुछ और ही कहानी बयां कर रहा था। वो उसी की तरह एक साधारण मॉडल था, जिससे उसका अमीर घराने का वारिस बनने का दावा पूरी तरह झूठा लग रहा था।
इस बीच श्याओयू ने चुपके से अपना फोन देखा और पाया कि आखिरकार निंगबिंग ने एक रूखा सा जवाब भेजा था। उसका ये ठंडा बर्ताव काफी चौंकाने वाला था, खासकर तब जब वो कल ही इतनी दोस्ताना लग रही थी। इस बात ने उसे उलझन में डाल दिया। उसे जवाब देने में कल रात के मैसेज का अब जाकर समय मिला। इस दौरान पास बैठी रुयान उसे देख रही थी। उसे निंगबिंग के मैसेज पर ध्यान देते देख रुयान झुंझलाहट में अपनी भौहें सिकोड़े बिना नहीं रह सकी। उसके लिए वो कल से बिल्कुल बदला हुआ इंसान लग रहा था, हालांकि उसकी शक्ल वैसी ही थी। शाओयू ने एक और मैसेज भेजकर पूछा कि क्या वो अभी भी ट्यूशन के लिए आएगी, जिस पर निंगबिंग ने एक शब्द में हाँ कह दिया। ये उसके लिए काफी था। उसने अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगा दिया और उस लगन से पढ़ने लगा जो हमने पहले कभी नहीं देखी थी। दोपहर होने पर जिंगयान और रुयान लंच के लिए तैयार हुई और रुयान ने स्वाभाविक रूप से उससे पूछा कि क्या वो भी साथ चल रहा है। पढ़ाई के प्रति उसकी यह लगन वाकई उसके लिए हैरान करने वाली थी, क्योंकि वह एक बार भी नहीं सोया था। वह नोट्स बनाने में व्यस्त था, जो उस पुराने लड़के से एकदम अलग था, जो हर वक्त सिर्फ उसी के ख्यालों में खोया रहता था। घंटी बजने के काफी बाद भी उसे पढ़ते देख रुयान की उत्सुकता बढ़ गई और वो खुद को रोक नहीं सकी। लेकिन शाओयू ने ऐसा बर्ताव किया जैसे उसने कुछ सुना ही न हो और उसकी मौजूदगी को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। यह सब देखकर जिंगयान ने सुझाव दिया कि वे शाओयू को यहीं छोड़ दें और बाद में उसके लिए कुछ ले आएं, लेकिन शाओयू ने शालीनता से उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। सबकी नजरों में जिंगयान एक बेहद भला इंसान था, जो दूसरों के प्रति हमेशा सकारात्मक नजरिया रखता था। लोग भले ही पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाते, पर वह हमेशा शांत रहता था। लेकिन शाओयू किसी का एहसान नहीं लेना चाहता था और इसलिए उसने अपना सामान समेटा और उठ खड़ा हुआ। वह हंसते बोलते बाकी छात्रों के समूह में शामिल नहीं हुआ। रुयान के साथ चलते हुए जिंगयान ने पूछा कि उसे क्या हो गया है और वह अचानक क्यों उसे इस तरह नजरअंदाज कर रहा है। रुयान खुद भी हैरान थी। वह समझने की कोशिश कर रही थी कि उसका पुराना लगाव अचानक कैसे गायब हो गया। आमतौर पर वह चाहे कितनी भी बेरुखी दिखाए, वह उसके पीछे एक वफादार पिल्ले की तरह घूमता था, लेकिन कल से सब कुछ बदल गया था। ये वाकई हैरान करने वाली बात थी। जिंगयान ने फिर पूछा कि क्या वह इस वीकेंड उसे अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाने वाली है। वैसे भी बर्थडे हफ्ता था। पिछले साल यह जश्न मशहूर रॉयल पवेलियन होटल में मनाया गया था। तब शाओयू ने ही लाखों रुपए खर्च करके सारा इंतजाम किया था ताकि रुयान अपनी पूरी क्लास को आमंत्रित कर सके। क्लासमेट्स तारीफें करते नहीं थक रहे थे, क्योंकि रायन की पार्टी में जाना रुतबे की बात थी। इस साल भी वही होना था, क्योंकि शाओयू पहले ही सारे इंतजाम कर चुका था। पहले ही अगर उसने काम से निकालने की बात न की होती तो रायन परेशान न होती, पर उसके ठंडे बर्ताव ने उसे सोच में डाल दिया। क्या उसके बिना पार्टी हो पाएगी? वैसे उसका यह डर बिल्कुल जायज था। डर था। उसे दूर जाते देखकर रायन ने खुद को ढांढस बंधाया कि चिंता की कोई बात नहीं है। उसने खुद से कहा कि वह जरूर आएगा। आखिरकार वह कभी उसका जन्मदिन नगरंदा नहीं कर सकता। शायद यह रूखापन सिर्फ नाटक था। उसने सोचा कि शायद वो उसे सरप्राइज देना चाहता है। थोड़ा राहत महसूस करते हुए उसने जिंगयन को आश्वस्त किया कि वह जरूर आएगा। जिंगयन ने भी हामी भरी कि वह हमेशा मौजूद रहता है। उस दोपहर दोनों स्कूल रिहर्सल के लिए निकल गए। शाओयू उनका बिना इंतजार किए सीधे घर चला गया, जहां निंगबिंग पहले ही आ चुकी थी। उसे उसके कुत्ते के साथ देखकर उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान तैर गई। शायद अपने पिछले जन्म के गहरे जुड़ाव और उनके साझा इतिहास की वजह से शाओयू को लगा कि अब उसके साथ बिताया हर पल बेहद अनमोल और दुर्लभ है। उसने देखा कि उसके चेहरे पर वो गर्मजोशी भरी मुस्कान देखकर निंगबिंग हैरान रह गई। उसे उसके पुराने ठंडे और अड़ियल रवैये की आदत थी। उसका हालिया उत्साह इतना ज्यादा था कि उसने उसे शर्मीला बना दिया, यहाँ तक कि वो उसे आदेश देने से भी कतराने लगी। उसने मुस्कुराकर पूछा कि वो इतनी जल्दी कैसे आ गई, फिर सीधे स्टडी रूम चलने का इशारा करते हुए निंगबिंग को ऊपर ले गया। आज क्लास में उसने कुछ अहम महसूस किया था। उसे कई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहे थे और वह उसकी मदद चाहता था। बैठते ही उसे अतीत की याद आई। उसके बगल की सीट कभी रायन की हुआ करती थी, पर वहां बैठकर भी उसने कभी पढ़ाई में उसकी कोई मदद नहीं की, बल्कि वह शिकायत करती थी कि वह उसकी पढ़ाई में रुकावट डालता है। लेकिन अब निंगबिंग चुपचाप उस बगल वाली सीट पर बैठ गई। शाओयू ने पूरा ध्यान अपनी प्रैक्टिस परीक्षा पूरी करने पर लगाया और पेपर उसे सौंप दिया। निंगबिंग ने चुपचाप उस पेपर को देखा। थोड़ी शर्मिंदगी महसूस करते हुए उसने अपनी धीमी रफ्तार के लिए माफी मांगी, पर उसने प्यार से उसे भरोसा दिलाया कि बात बुद्धिमत्ता की नहीं बल्कि सही तरीके की है। उसने पहले बुनियादी बातें ठीक करने की पेशकश की और वह तुरंत मान गया। पढ़ाना शुरू करते हुए निंगबिंग ने अपना सिर झुकाए रखा। उसने उसकी तरफ देखा तक नहीं और सिर्फ पढ़ाई की चीजों पर ध्यान केंद्रित रखा। फिर भी उसका समझाने का तरीका बेहद आसान और स्पष्ट था। जिन चीजों ने उसे पहले उलझाया था वे उसके मार्गदर्शन में अचानक आसान हो गईं। सच कहें तो वह एक कमाल की टीचर थी। कुछ देर पढ़ाने के बाद निंगबिंग को प्यास लगी। जब उसने सिर उठाया तो देखा कि वह उसे ही एकटक देख रहा था। थोड़ा झिझकते हुए उसने घबराकर थूक निकला और तुरंत अपनी नजरें वापस किताब पर टिका दी और पूछा कि क्या कोई समस्या है। उसने कहा कि वह मिलने पर कितनी धैर्यवान है, जबकि फोन पर वह बहुत रूखी लगती है और 2 शब्दों से ज्यादा नहीं भेजती। उसने खुलकर पूछा कि कहीं पड़ता है वान के तीछे करे और 2 शब्दों कर की छदा अब बात
रायन के साथ उसके अतीत की वजह से वो उसके बारे में गलत राय तो नहीं रखती। उसने तुरंत मना किया और समझाया कि घर वाले आए थे, इसीलिए जवाब नहीं दे पाई। जब उसने मैसेज देखे तो पहले ही अगली सुबह हो चुकी थी। उसने कहा कि मदद के लिए वह उसे कभी भी फोन कर सकता है, लेकिन जैसे ही वे दोबारा काम में जुटे उसका फोन अचानक बज उठा। उसने तुरंत उठाया तो दूसरी तरफ से रायन की आवाज आई, जो बेहद परेशान और गुस्से में लग रही थी। उसने पूछा कि उसके हालिया बर्ताव का क्या मतलब है। उसका यह लहजा सुनकर वह सोच में पड़ गया कि अब उससे क्या गलती हो गई। उसे अंदाजा नहीं था कि कैसे उसने उसका दिल के एक और टीचा नहीं पहुंचाई है। लेकिन रायन गुस्से से चीख पड़ी और उस पर उसका सारा सामान फेंक देने का आरोप लगाया। उसने बातचीत को छिपाने की कोई कोशिश न करते हुए निंगबिंग की तरफ देखा और सीधे रायन से कहा कि उसने कल ही चेताया था। नौकरी से निकाले जाने के बाद उसके घर में रहने का कोई मतलब नहीं बनता। उसने पढ़ाई के दौरान परेशान न करने की चेतावनी देकर फोन काट दिया। उधर रायन दरवाजे के बाहर खड़ी हैरान परेशान देख रही थी कि कैसे उसका सामान सड़क पर फेंका जा रहा था। वह यकीन नहीं कर पा रही थी कि उसने सचमुच उसे बाहर निकाल दिया। कॉल खत्म कर शाओ यू पलटा और अपने मेहमान से शांति से कहा कि वे पढ़ाई जारी रखें। निंगबिंग मान गई, लेकिन तभी स्टडी रूम का दरवाजा झटके से खुला। रायन दरवाजे पर खड़ी थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल पीला हो रहा था, जिसे छिपाना मुश्किल था। उसकी नजरें तीखी और ठंडी थीं। जैसे ही उसने अंदर बैठे शाओयू और निंगबिंग को एक साथ देखा, उसके चेहरे पर नफरत और हिकारत के भाव तैर गए। उसे वहां खड़ा देखकर वह खड़ा हो गया और पूछा कि उसे क्या चाहिए, यह याद दिलाते हुए कि वह उसकी इज्जत नहीं करती थी। उसने नफरत से उसे देखा। उसका घमंड किसी और को साथ देखकर आहत हुआ था, पर वह अब भी खुद को बड़ा समझ रही थी। उसने होंठ भींचे और कहा कि यह न सोचे कि किसी और औरत को घर लाने से वह उसकी कोई बात मान लेगी। उसने साफ कह दिया कि यह नामुमकिन है कि वह उसे कभी पसंद करे। साथ रहना तो दूर की बात है, सच कहें तो उसका यह घमंड हैरान करने वाला था। जाते जाते वह नाटक करते हुए दरवाजे से टकरा भी गई। शाओयू खिड़की की ओर बढ़ा ताकि उसे जाते हुए देख सके। उसने देखा कि वह नीचे गई, अपना सामान उठाया और बिना पीछे मुड़े चली गई। वह पूरी तरह से जा चुकी थी। सच तो यह है कि रायन हमेशा उसके सामने बहुत घमंडी रही थी। गरीबी के बावजूद उसने अपना आत्मसम्मान बनाए रखा। उसने उसके पैसे के आगे झुकने से इनकार कर दिया, चाहे उसने कितनी भी परवाह की हो। विडंबना यह है कि उसे उसकी यही अदा सबसे ज्यादा पसंद थी। अब पीछे मुड़कर देखने पर उसे अपनी पुरानी दीवानगी सचमुच हास्यास्पद लगती है। निंगबिंग ने उसे खिड़की पर खड़े देखकर धीरे से पूछा कि क्या वह आज के लिए पढ़ाई रोकना चाहता है, क्योंकि उसे डर था कि उसका मूड खराब हो गया है। पर उसने तुरंत साफ किया कि ऐसा नहीं है। उसने बताया कि उसका मूड तो काफी अच्छा है, वो बस अपनी पिछली जिंदगी और अपनी पुरानी बेवकूफियों को याद कर रहा था। वह रायन के लिए दुखी नहीं था, बल्कि उसे उस हाल में देखकर उसे राहत मिली, क्योंकि अब उसे भविष्य को लेकर कोई चिंता नहीं थी। रायन से दूर रहकर वह उस गंभीर बीमारी की चपेट में फिर कभी नहीं आएगा और न ही उसका अंत इतना दर्दनाक होगा। तब निंगबिंग ने कहा कि उसे अब घर चलना चाहिए। जैसे ही वो मुड़ी, उसने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। वह हैरान होकर ठिठक गई और मुड़कर उसकी ओर देखने लगी। उसने पूछा कि क्या बात है। सच कहें तो उसे खुद नहीं पता था कि उसने ऐसा क्यों किया, पर वह देख सकता था कि वह परेशान है। जब भी रायन आकर तमाशा करती थी, निंगबिंग खुद को उससे दूर कर लेती थी। अतीत में रायन के साथ उसका रिश्ता इतना गहरा था कि उसने कभी अपनी भावनाएं नहीं छिपाई। उसे शक था कि निंगबिंग समेत हर कोई यही सोचता है कि वह अब भी रायन के प्यार में पागल है। और हाँ, वह कभी उसे सच्चा प्यार करता भी था। अगर पिछले जन्म में उसका अंत इतना दर्दनाक न हुआ होता तो आज चीजें अलग होती। वह बस अपनी जिंदगी का मजा लेना चाहता था। पुराने दिनों में वह हमेशा रायन को साथ लाता, पर अब वह निंगबिंग को साथ रखना पसंद करता था। आखिरकार वह उसके पिता की पसंद की उसकी मंगेतर थी, और जब तक वह खुद इसके खिलाफ बगावत नहीं करता। ग्रेजुएशन के बाद निंगबिंग से ही उसकी शादी होनी तय थी। अतीत में उसे लगता था कि उसके पिता उसकी इच्छाओं की कद्र नहीं करते, पर अब उसे लगा कि वह भी रायन जितनी ही सुंदर है। उसकी खूबसूरती और शानदार बैकग्राउंड देखकर उसे लगा कि भाग्यशाली वही है। उसने पूछा कि क्या वह उसके साथ नहीं रहेगा। जाहिर है उसका इशारा रायन की तरफ था। उसने पूछा कि क्या वह वाकई यही चाहती है और पहले की तरह उससे कतराती रहेगी। उसने तुरंत इनकार कर दिया, इसलिए वे इस शनिवार मिलने के लिए राजी हो गए। जब शनिवार की दोपहर आई तो उसे थोड़ी देर हो गई। अंदर पहुंचकर उसने दरवाजे पर कई पुराने दोस्तों को देखा। वे सभी बेहद शानदार कपड़ों में थे। जब वह वहां पहुंचा तो जिंगयान की सहेली वांगयान की नजर उस पर पड़ी और वह हंस पड़ी। उसने मजाक उड़ाते हुए शाओयू से पूछा कि उसकी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई, जो कि वाकई कुछ ज्यादा ही था। उसने नापसंदगी से अपनी भौहें सिकोड़ी, ये सोचकर कि वह यहाँ क्यों नहीं आ सकता। आखिरकार होटल की मालकिन सिस्टर हुआंग उसके पिता की दोस्त थीं। उसने शांति से याद दिलाया कि यहाँ का सुपर वीआईपी होने के नाते वह जब चाहे आ सकता है। वह हैरान था कि वे ऐसा क्यों सोचते हैं। वांगियन हंसकर बोली कि पिछले 2 दिनों से स्कूल में रायन ने उसे मुड़कर भी नहीं देखा और फिर भी वह यहाँ आ गया। उसने बिना बुलाए रायन की बर्थडे पार्टी में आने की हिम्मत करने पर उसका मजाक उड़ाया। रायन का जन्मदिन, हाँ आज ही था ना। वह पढ़ाई में इतना व्यस्त था कि तारीख भूल ही गया।
जब तक उन्होंने याद नहीं दिलाया। सच तो यह है कि उसे रत्ती भर परवाह नहीं थी। उसे याद आया कि उसने पहले सिस्टर हुआंग के होटल में सारे इंतजाम किए थे। आखिरकार आज रायन का 18वां जन्मदिन था। पिछले जन्म में उसने इसी होटल में उसके लिए आलीशान पार्टी दी थी, पर उसी दिन उसे कड़वा सच पता चला। उसे याद आया कि कैसे वो चिल्लाई थी और उसने शाओ को उसकी जिंदगी में दखल देना बंद करने की बात पर वो इतना नाराज था कि दोनों ने कई दिनों तक बात नहीं की। लेकिन तब वो खुद को रोक नहीं पाया। उसी ने खामोशी तोड़ी और पहले माफी मांगी। वो उससे शादी करने के लिए बेताब था, यहाँ तक कि उसने अपने पिता की छोड़ी हुई कंपनी सौंपने की सबसे बड़ी बेवकूफी की थी। अब इस चहल पहल को देखकर उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। उनका मनोरंजन करने का उसका कोई इरादा नहीं था। रुआन की पार्टी का सारा इंतजाम उसी ने किया था और जाहिर है बिल भी वही भर रहा था। अब जब उसे होश आ गया था और उसने उसकी परवाह करना छोड़ दिया था तो उसे हैरानी हुई कि वो अब भी उसके पैसों पर ऐश करने दोस्तों को यहाँ लाने की हिम्मत कर रही थी। वो वास्तव में ये देखने के लिए उत्सुक था कि वो बाद में बिल कैसे चुकाएगी। अपने सहपाठियों के तानों को नजरअंदाज करते हुए वो सीधे लिफ्ट में चला गया। निंगबिंग के साथ उसकी टेबल पहले से ही बुक थी और वो सोच रहा था कि क्या वो आ गई है। जैसे ही दरवाजा खुला उसने तुरंत रुआन को देखा। वो जिंगयान के साथ गहरी बातचीत में व्यस्त थी, लेकिन जैसे ही शाओयू वहां आया उसकी नजरें उस पर टिक गईं। वो इसी का इंतजार कर रही थी। उसका दावा था कि वो जानती थी कि वो जरूर आएगा, बावजूद इसके कि उसने पहले मना किया था। रुआन चेहरे पर जीत की हल्की सी मुस्कान लिए घमंड के साथ उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसने मन बदलने के लिए उसे चिढ़ाया और चेतावनी दी कि वो यह न समझे कि उसके आने का मतलब है कि उसने उसे माफ कर दिया है। उसने जोर दिया कि वो अब भी उसके पुराने व्यवहार से नाराज है। यह सच में उसका पुराना पैंतरा था, अपने गुस्से का इस्तेमाल करके उसे झुकने पर मजबूर करना। उसने उसकी तरफ देखा। उसके होठों के कोने में एक हल्की सी मुस्कुराती हुई लकीर खिंच गई। उसने बस इतना पूछा कि क्या उसे किसी चीज की जरूरत है। हैरान होकर उसने पूछा कि क्या वो उसके जन्मदिन के लिए नहीं आया है। उसने पलटकर कहा कि उसने तो उसे बुलाया ही नहीं था, तो वो जश्न क्यों मनाए। उसने कहा कि जब इतने सारे सहपाठी पहले से ही हैं तो उसे एक इंसान की कमी महसूस नहीं होगी। इससे रुआन साफ तौर पर चिढ़ गई। वो बढ़ते गुस्से से उसे देखने लगी। उसे यकीन था कि वो जिद करके उसका जन्मदिन खराब करना चाहता है, झगड़ा करके। तभी रेस्टोरेंट का मैनेजर सम्मान से सिर झुकाते हुए उसके पास आया और उसे यंग मास्टर जियांग कहकर बुलाया। शाओयू ने पूछा कि क्या निंगबिंग आ गई है। मैनेजर ने इसकी पुष्टि की। जैसे ही मैनेजर रास्ता दिखाने लगा रुआन तेजी से उसके पीछे आई। उसकी आवाज में तीखापन था जब उसने उसका नाम पुकारा। उसने पूछा कि क्या आखिरकार उसका मन नहीं भरा। वो हैरान थी कि वो अब भी उसके सामने निंगबिंग से मिलने की जिद पर अड्डा था। उसने शांत होकर पीछे देखा और कहा कि वो तमाशा नहीं कर रहा है। आखिर वो खुद ही तो उससे परेशान थी। उसने याद दिलाया कि जब उसने उसे तंग करना बंद कर दिया है तो उसे समझ नहीं आता कि वो ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है, खासकर जब उसके दोस्त इंतजार कर रहे हो। उसने जिंगयान पर नजर डाली जो पीछे आने में झिझक रहा था। वो रुआन को शाओयू के प्रति इतना उतावला देखकर हैरान था। बेशक हम अच्छी तरह जानते हैं कि वो इतनी जिद क्यों कर रही थी। ऐसा नहीं था कि वो उसे छोड़ नहीं पा रही थी, बल्कि बात कुछ और थी। वो उसकी जेब का पैसा खोना बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अतीत में वो उसकी दी हर चीज का लुत्फ उठाती थी और दावा करती थी कि वो उसे पसंद नहीं करती। वो जुबान से तो उसके तोहफे ठुकराती थी, लेकिन हकीकत में उन्हें खुशी खुशी कबूल कर लेती थी। अब जब उसने उसे नजरअंदाज किया तो वो घबरा रही थी। इस बर्थडे पार्टी की इतनी तैयारियों के बाद वो इसे अचानक खत्म नहीं होने दे सकती थी। सच कहें तो उसकी इज्जत दांव पर थी। उसने इशारा किया कि अगर उसका यह बर्ताव जिंगयान के साथ उसके रिश्ते की वजह से है तो वो उससे दूरी बना सकती है, बशर्ते वो नखरे करना बंद कर दे। पहली बार उसने सच में पीछे हटने का फैसला किया था। इससे पता चलता है कि वो इस पार्टी को बचाने के लिए कितनी बेताब थी। ये लाजिमी भी था। अगर उसे अपनी इमेज की इतनी फिक्र न होती तो वो स्कूल में सालों तक अमीर घराने की लड़की होने का नाटक नहीं करती और नहीं अपनी पार्टी में इतने सारे लोगों को गवाह बनने के लिए बुलाती। असल में वो अपनी नाक कटने से बेहद डरती थी। हमेशा उसके ठंडे और घमंडी रूप को देखने के बाद सिर्फ एक पार्टी के लिए उसे इस तरह समझौता करते देखना काफी हैरान करने वाला था। उसे यह पूरी स्थिति काफी मजेदार लगी। उसने सिर हिलाकर माना कि आज वाकई उसका जन्मदिन है और उसे माहौल खराब नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही वो वापस मैनेजर की तरफ मुड़ा। उसने पहले रुआन के नाम पर एमराल्ड पवेलियन बुक किया था। मैनेजर ने बुकिंग की जानकारी पक्की करने के लिए जल्दी से रजिस्टर के पन्ने पलटे। मैनेजर ने सिर हिलाया और सहमति जताई कि चूंकि आज रुआन का जन्मदिन है इसलिए यंग मास्टर जियांग के लिए सब कुछ बेहतरीन तरीके से होना चाहिए। उसने स्टाफ को तुरंत एमराल्ड पवेलियन तैयार करने का निर्देश दिया और शाओयू ने जवाब में बस एक संतोषजनक मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। हम उसे मुस्कुराते हुए कमरे में आते और मिंगबिंग से पूछते देखते हैं कि क्या वो लंबे समय से इंतजार कर रही है। उसने ऊपर देखा और पाया कि वो अभी आया है। वो ये नोटिस किए बिना नहीं रह सकी कि वो थोड़ा कमजोर लग रहा था। बिना सोचे समझे वो स्वाभाविक रूप से ठीक बगल वाली सीट पर बैठ गया। निंगबिंग को उम्मीद नहीं थी कि वो इतने करीब बैठेगा और उसे थोड़ी असहजता महसूस हुई क्योंकि वहां और भी कई सीटें खाली थीं। ऐसा लगा कि उसने उसकी असहजता पर ध्यान नहीं दिया और बस पूछा कि क्या उसने खाना ऑर्डर कर दिया है।
उसने जवाब दिया कि वो अभी देख ही रही है। वो उसके हाथ में रखे मेन्यू को देखने के लिए उसके करीब झुका। इस वक्त निंगबिंग पढ़ भी नहीं रही थी, वो उसके पास होने को लेकर बहुत ज्यादा सचेत थी। उसने कुछ तीखा या तेज स्वाद वाला खाने की इच्छा जताई, जैसे वो तीखापन उसे यह याद दिलाने के लिए था कि वो सचमुच जिंदा और ठीक है। उसके पिछले जीवन की यादें, वो भूख, वो ठंड और कभी न खत्म होने वाला दर्द अब भी एक साई की तरह उसके साथ था। पुनर्जन्म के बाद भी खाना काफी तीखा था और उसने तरबूज के जूस की ठंडी चुस्की लेने से पहले अपने मुंह पर हवा की। निंगबिंग उसे ध्यान से देख रही थी। उसने पूछा कि क्या उसे आमतौर पर तीखा खाना पसंद है। उसने माना कि वो इसे काफी पसंद करता है और उसने धीरे से जवाब दिया कि उसे भी यह पसंद है। उसने भी अपनी चॉपस्टिक्स उठाई और खाने में उसका साथ देने लगी। पास ही वेटर मदद के लिए तैयार खड़ा था। थोड़ी देर बाद रेस्टोरेंट के मालिक जोई नाम के एक व्यक्ति ने प्रवेश किया। उसे पहचानते हुए शाओयू ने शालीनता से उन्हें अंकल जो कहकर बधाई दी। जोई ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए देखा कि शाओयू भी वहां था, लेकिन उनके लहजे से लगा कि शाओयू उनके आने की मुख्य वजह नहीं था। और सचमुच हम जो यी का पूरा ध्यान निंगबिंग की तरफ जाते हुए देखते हैं। यह साफ था कि उनकी नजरों में असली खास मेहमान कौन था। उन्होंने आदरपूर्वक उसे मिस बाई कहकर संबोधित किया और होटल में उनका स्वागत किया और पूछा कि क्या सब कुछ उनकी पसंद के मुताबिक है। पता चला कि वो शाओयू के पिता के करीबी थे, जिससे वो निंगबिंग की असली पहचान जानते थे। बेशक ज्यादातर लोगों को इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था। उन्हें नहीं पता था कि राजधानी के प्रतिष्ठित बाई परिवार की युवा वारिस इस वक्त यहाँ यून सिटी में सबके सामने छिपी हुई है। निंगबिंग ने शालीनता से सिर हिलाया और वापस अपने भोजन पर ध्यान देने लगी। सच कहें तो उसका रूखापन थोड़ा हैरान करने वाला था। उसने पहले सोचा था कि वो ज्यादा मिलनसार है, लेकिन अब उसे देखकर लगा कि वो दूसरों से बहुत कम बात करती है। जो ये बस वहीं खड़े रहे, यहाँ तक कि जब उन्होंने खुद उनके लिए पानी डाला तब भी वो खामोश रही, जिससे पूरे प्राइवेट रूम में एक अजीब सी खामोशी छा गई। माहौल इतना भारी हो गया कि जोई को आखिरकार इशारा समझकर शालीनता से विदा लेनी पड़ी और उन्हें भोजन का आनंद लेने के लिए कहा। एक मिनट रुकिए अंकल जो, शाओयू ने आवाज दी, जिससे वो जाते जाते रुक गए। वो तुरंत वापस मुड़े और बड़े ही उत्साह और गर्मजोशी से पूछा कि क्या यंग मास्टर जियांग के पास उनके लिए कोई और निर्देश हैं। वो वाकई एक दयालु इंसान लग रहे थे, इसीलिए शाओयू उन्हें पसंद करता था। लेकिन वो अपने पिछले जीवन की एक याद को दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था। अगर उसे ठीक से याद हो तो जन्मदिन की दावत के तीसरे दिन हुआंगटिंग होटल में अचानक भीषण आग लग गई थी। इसका कारण रसोई में अग्निशमन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम न होना था और एक बार आग भड़कने के बाद पता चला कि अग्निशामक यंत्रों ने बिल्कुल काम ही नहीं किया। उस हादसे में कई लोग हताहत हुए थे और इसकी वजह से होटल की साख पूरी तरह मिट्टी में मिल गई। यून सिटी का यह सबसे बेहतरीन होटल फिर कभी उभर नहीं पाया और कहा जाता है कि इस घटना के तनाव के कारण जो यी खुद गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे। शाओयू ने जो यी की तरफ देखा और पूछा कि क्या होटल के सुरक्षा उपाय वास्तव में मानकों के अनुरूप हैं, जिसने उन्हें असमंजस में डाल दिया। जो यी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। वो सोच रहे थे कि यंग मास्टर अचानक ऐसी बात को लेकर इतने चिंतित क्यों हैं। शाओयू ने सुझाव दिया कि सब कुछ अच्छी तरह से जांच लेना बेहतर होगा, खासकर रसोई के इलाके की, ताकि सुरक्षा बनी रहे। जोई ने उसे भरोसा दिलाया कि उनके यहाँ पुख्ता इंतजाम है और कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि वे मेहमानों की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। शाओ ने कुछ कहने से पहले चुपचाप उन्हें देखा कि शायद अंकल जो को खुद जाकर व्यक्तिगत रूप से उपकरणों की जांच करनी चाहिए। इस कदर जिद देखकर जोई के चेहरे पर असंतोष का भाव आ गया और उन्होंने पलटकर पूछा कि शाओयू का इससे क्या मतलब है। उन्होंने पूछा कि क्या लड़के को उनकी बात पर भरोसा नहीं है और याद दिलाया कि वो और शाओयू के पिता बहुत करीबी दोस्त थे। उन्होंने जोर दिया कि उनका चरित्र शाओयू के पिता को अच्छे से पता था और वो हमेशा साफ नियत से अपना कारोबार चलाते थे। उनके लिए शाओयू का ये सवाल उनकी ईमानदारी पर चोट जैसा था। आखिर वो उस लड़के को एक बच्चे से ज्यादा कुछ नहीं समझते थे और उनकी नजरों में एक बच्चा इन मामलों को समझ नहीं सकता था। लेकिन तभी निंगबिंग ने बीच में टोकते हुए कहा कि चूंकि शाओयू ने इसका जिक्र किया है तो उन्हें जाकर देखना चाहिए। कमरे में आने के बाद यह पहली बार था जब उसने बात की थी और उसकी बातों में एक अलग ही वजन था जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। वैसे तो जब भी जो ये कुछ पूछते वो सिर्फ एक दो शब्द बोलती थी, फिर भी यहाँ मिले उसके समर्थन ने शाओयू की बात रख ली। जो ये तुरंत जाने के लिए सहमत हो गए। आखिर निंगबिंग बेहद शांत थी और उसके ऊंचे रुतबे का इस कमरे में गहरा असर था। हालांकि वह हमारे नायक की उम्र की ही थी, फिर भी जोई के जाने के बाद उसकी बातें दूसरों को कहीं ज्यादा भरोसेमंद लगीं। शाओयू हैरान होकर निंगबिंग को देखने से खुद को रोक नहीं पाया। वह सोच रहा था कि उसने उसके अचानक किए गए अनुरोध का समर्थन क्यों किया। उसने यह सुझाव इसलिए दिया था क्योंकि उसके पास भविष्य का ज्ञान था, लेकिन निंगबिंग के दृष्टिकोण से उसे पास कुछ भी पता नहीं होना चाहिए था। निंगबिंग ने बस उसकी बात सुनी और जवाब दिया कि चूंकि उसने आवाज उठाई थी तो उसकी मदद करना स्वाभाविक था। जब उसने पूछा कि क्या उसे डर नहीं था कि वह बकवास कर रहा है, तो उसने शांत होकर पूछा कि इससे क्या फर्क पड़ता है। उसने कहा कि भले ही ये एक मजाक हो, उस आदमी को थोड़ी देर बाहर भेजने से कोई नुकसान नहीं होगा। उसने यह बात पूरी बेरुखी से कही।
फिर भी जब शाओयू ने उसे देखा तो उसके दिल में एक गहरी गर्माहट महसूस होने लगी। यह गहरे भरोसे का एहसास था जो उसके पिछले जीवन के उस पल से बिल्कुल अलग था जब उसे हिव होने का पता चला था। तब किसी ने भी नहीं माना था कि वह खुद एक पीड़ित था। सबने यही दावा किया कि वह लापरवाह था। अगर यह सच होता तो शायद वह इस झूठ को स्वीकार कर लेता। हर किसी ने नफरत से उस पर उंगलियां उठाई थीं, यहाँ तक कि वह खुद से नफरत करने लगा था, बिना यह सोचे कि इसके पीछे का सच क्या था। सच तो यह था कि रुया ने शादी से बचने का बहाना बनाने के लिए जानबूझकर एक संक्रमित मरीज की सुई का इस्तेमाल किया था। जो आपको फंसाता है सिर्फ वही जानता है कि आप कितने बेगुनाह हैं। अब हम उन दोनों को काफी देर तक अपना डिनर जारी रखते हुए देख सकते हैं। खाना खत्म करने के बाद भी वे डेजर्ट के लिए रुके रहे और समय बिताने के लिए शाओयू ने अपना होमवर्क भी निकाल लिया। वे दोनों शाम तक वहीं रहे। जब रुयन की जन्मदिन की पार्टी आखिरकार खत्म होने वाली थी, लेकिन जैसे ही मेहमान जाने लगे सबको अचानक रोक लिया गया क्योंकि रुयन इतना बड़ा बिल चुकाने में नाकाम रही थी। रुयन ने तुरंत शाओयू को फोन किया, लेकिन उसने पहली घंटी को नजरअंदाज कर दिया। पास बैठी निंगबिंग चुपचाप उसे फोन काटने हुए देख रही थी। वह अच्छी तरह जानता था कि कौन था और उसे कोई परवाह नहीं थी। जब रुयन ने बेताबी से 2 बार और कॉल किया तब उसने फोन उठाया। रुयन की आवाज गुस्से से कांप रही थी। वह पूछ रही थी कि उसके इस व्यवहार का क्या मतलब है। वह जितनी ज्यादा गुस्सा हो रही थी, शाओयू का मूड उतना ही बेहतर हो रहा था। उससे रिश्ता रखने की उसकी कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन पिछले जीवन का कर्ज तो चुकाना ही था, वरना वह इस कड़वाहट को कभी भुला नहीं पाता। उसने अपने होठों पर एक मुस्कान लाते हुए पूछा, तो स्कूल ब्यूटी रुयन, क्या परेशानी है? इतना गुस्सा क्यों? बस यहाँ आओ और बिल चुकाओ। रुयन ने फुसफुसाते हुए अपनी आवाज धीमी की और उसे कोई तमाशा न करने की चेतावनी दी। उसने असल में जन्मदिन की पार्टी खत्म होने के बाद उससे हमेशा के लिए नाता तोड़ने का मन बनाया था। कभी सोचा भी नहीं था कि वह इसी पल का इंतजार कर रहा होगा। अब बिल चुकाने के लिए पैसे न होने पर सभी को रोक लिया गया था और सब लोग समाधान की उम्मीद में उसी की तरफ देख रहे थे। शाओयू ने जवाब दिया कि ये काफी अजीब है। वह तो पार्टी में आया भी नहीं था, तो वह बिल क्यों चुकाए? सच कहें तो यह बिल्कुल जायज बात थी। उसने सुझाव दिया कि वह अपने सहपाठियों से बिल बांटने को कहे, क्योंकि वे सब उससे इतना अच्छा व्यवहार करते थे और उनके रिश्ते इतने करीबी थे। आखिरकार वो पहले भी अक्सर उन्हें खाना खिलाती थी। शाओयू हर महीने रुयन को पॉकेट मनी के रूप में 1 लाख से ज्यादा रुपए देता था। रुयन हमेशा पूरे हक से वो पैसा लेती थी, जैसे वो उसकी ट्यूशन फीस हो, और वो इस पैसे को दिल खोलकर खर्च करती थी। समय समय पर वो सबको डिनर पर ले जाती थी, जिससे लोगों को लगता था कि वह एक अमीर घराने की लड़की है जिससे दोस्ती रखनी चाहिए। लेकिन जाहिर है वह यह सब शाओयू के पैसों से कर रही थी। शाओयू, क्या तुम्हें ऐसा करना जरूरी है? वह भड़क उठी। तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए मुझे क्या करना होगा? उसने शांति से कहा कि अगर कोई मदद मांग रहा है तो कम से कम उसका लहजा वैसा होना चाहिए। फोन पर हमें रुयन के गुस्से से सांस छोड़ने की आवाज सुनाई देती है। वह इस बात से बेहद नाराज थी कि वह अब उसका बिना शर्त का गुलाम नहीं रहा था। शाओयू की मुस्कान और गहरी हो गई। उसने कहा कि अगर वह प्यार से नहीं मांग सकती तो वह फोन रखकर अपनी शाम का मजा लेगा। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। रुयन ने फोन को कसकर पकड़ते हुए अपने दांत पीसकर कहा। उसे और उसके मेहमानों को होटल के स्टाफ ने रोक रखा था और वे बाहर नहीं जा सकते थे। शाओयू ने फोन काटा, खड़ा हुआ और निंगबिंग से कहा कि वो थोड़ी देर में आता है। फिर वो एमरल्ड हॉल की तरफ चल दिया। अंदर पार्टी में आए सहपाठी अभी भी वहीं फंसे हुए थे। उनका जश्न मनाने का मूड कब का गायब हो चुका था। हर कोई रुयान को घूर रहा था और माहौल बेहद अजीब हो चुका था, क्योंकि वे जा भी नहीं सकते थे। रुयान सिर्फ उनकी नजरों का सामना कर पा रही थी। जैसे ही शाओयू आया, मैनेजर ने आगे बढ़कर उसका स्वागत किया। युवा मास्टर जिया। शाओयू ने शानदार कपड़ों में सजे उन लोगों के समूह को देखा जिन्होंने दोपहर में उसे हिकारत से देखा था। पहले वे सब उसे नीचा दिखा रहे थे, लेकिन अब उनका वह घमंड पूरी तरह गायब हो चुका था। आखिरकार पैसे न दे पाने के कारण फंस जाने से ज्यादा शर्मनाक और कुछ नहीं होता। पैसे न चुका पाने के कारण कैद हो जाने से। शाओयू ने चारों ओर देखा और पूछा कि क्या बात है। उसने छुटकी ली कि जन्मदिन की इस पार्टी में सब इतने दुखी क्यों लग रहे हैं। सच कहें तो ये विडंबना साफ दिख रही थी। उसने खास तौर पर रुयान की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर सबसे ज्यादा हवाइयां उड़ रही थीं, जबकि पास खड़ा लू जिंगयान इस स्थिति से काफी परेशान दिख रहा था। मैनेजर ने बताया कि मिस रुयान ने बिल का भुगतान नहीं किया है और वह बस उनसे जाने से पहले पैसे मांग रहा था। शाओयू ने इसे एक छोटी सी गलतफहमी की तरह लिया और मैनेजर से कहा कि इतना हंगामा करने की जरूरत नहीं है, ये उसके सहपाठी हैं और वह भुगतान कर देगा। इसके साथ ही उसने अपना कार्ड कॉल कर नहीं इसके साथ ही उसने अपना कार्ड गुड कॉम आगे बढ़ा दिया। जब मैनेजर पेमेंट प्रोसेस करने गया तो हम बाकी मेहमानों के चेहरे के भाव बदलते और उलझते हुए देखते हैं। वे सोच रहे थे कि अपना जन्मदिन मना रही रुयान को बिल चुकाने के लिए शाओयू को क्यों बुलाना पड़ा। यह वाकई एक बहुत अच्छा सवाल था। रुयान ने उसे देखते हुए महसूस किया कि उसका चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। उसे अब समझ आया कि वह इतनी आसानी से क्यों आ गया था। उसका मकसद उसे नीचा दिखाना था। उसने खुद से कहा, वह चाहता था कि सबको पता चल जाए कि वह कंगाल है और पूरी तरह उसके पैसों पर जीती है। यह सच बेहद कड़वा था। उसके मन में आया कि वह चुपचाप भी भुगतान कर सकता था, लेकिन
लेकिन उसने सबके सामने दिखावा करने का रास्ता चुना। सबके सामने अपना कार्ड स्वाइप करके उसने तमाशा बना दिया था। उसे लगा कि वह किसी पागल की तरह व्यवहार कर रहा है। कुछ ही देर में मैनेजर पेमेंट पूरी करके वापस आया। उसने आदर से झुकते हुए कार्ड और रसीद वापस की और पुष्टि की कि युवा मास्टर जिया का भुगतान हो चुका है। शाओयू ने रसीद देखी और जानबूझकर कुल रकम जोर से पढ़ी, 8,60,000। एक रात के खाने के लिए यह सचमुच एक बहुत बड़ी रकम थी। क्या ऐसा नहीं है? उसने रुयान को जन्मदिन की बधाई दी और कहा कि इस बार वह बिल भर देगा, पर उसने साफ कर दिया कि अगली बार ऐसा नहीं होगा। बोलने के बाद उसने वहीं खड़े लुजिंगयान की तरफ देखा, जिसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था। सहपाठी हैरान थे कि क्या रुयान के पास सारा पैसा सच में शाओयू से आ रहा था। उन सब ने मान लिया था कि वह एक अमीर घराने की वारिस है, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग थी। यह नजारा वहां मौजूद सभी लोगों के लिए एक बड़ा झटका था। अचानक वांग यान नाम की एक लड़की आगे आई और उसने सीधे शाओयू का सामना किया। उसने पूछा कि क्या वो मजाक कर रहा है और दावा किया कि रुयान का पैसा सिर्फ उसके पास सुरक्षित था, क्योंकि वो तो बस उसके पारिवारिक नौकर का बेटा है। उसने ताना मारते हुए पूछा कि वह सिर्फ फंड संभालने के लिए इतना घमंड क्यों दिखा रहा है, और मजाक उड़ाते हुए पूछा कि क्या उसका अपना परिवार नौकरों के पास पैसे रखता है। शाओयू ने वांग यान की तरफ देखा और एक समझदारी भरी मुस्कान दी। उसने कहा कि अगर वह सच में मानती है कि वह सिर्फ एक नौकर का बेटा है तो खेल अब दिलचस्प होने वाला है। उसने सच्चाई साफ करने का फैसला किया कि वह नौकर नहीं था, बल्कि रुयान के पिता उसके परिवार के ड्राइवर थे, जिन्होंने स्कूल के गेट पर उसे अकेला छोड़ दिया था और इसके बजाय रुयान और लू जिंगयान को लेकर चले गए थे। उस ड्राइवर को पहले ही निकाला जा चुका था। अगर उन्हें यकीन नहीं था तो वे सीधे रुयान से पूछ सकते थे। जैसे ही हम उसे रुयान की तरफ देखते हुए पाते हैं, वो भी उसे घूरती है। उसकी आंखों में कड़वी नफरत भरी थी। अपनी पूरी जिंदगी में, चाहे उसके पास कितना भी कम क्यों न रहा हो, उसने कभी ऐसी जिल्लत नहीं झेली थी। अब हर कोई उसकी जिंदगी को एक मजाक बनते देख रहा था, फिर भी वह एक शब्द नहीं बोल सकी, क्योंकि वह जानती थी कि वह आसानी से पैसे वापस लेकर उसे वहीं फंसा छोड़ सकता था। सच कहें तो वह पूरी तरह बेबस थी। उसे पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए वह मुड़ी और बाहर चली गई। जबकि इस सारे ड्रामे को देखने के बाद लू जिंगयान भी उसके पीछे पीछे चल दिया। स्थिति उसके लिए असहनीय होती जा रही थी, लेकिन उसके पास जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उस दिन पहले वह खुद पर बहुत इतरा रही थी। उसने अपने सहपाठियों के सामने रुयान के साथ अपने रिश्ते को लेकर डींगे मारी थी, यह सोचकर कि इससे पूरा स्कूल उससे ईर्ष्या करेगा। उसने सोचा था कि अपने स्टेटस का ऐलान करके वो एक अमीर लड़की की पार्टनर के तौर पर रुतबा हासिल कर लेगी, लेकिन उसने कभी इस खुलासे की उम्मीद नहीं की थी। यह जानकर कि रुयान सिर्फ एक ड्राइवर की बेटी थी, वह सोचने लगी कि उसने पहले तो अमीर होने का नाटक ही क्यों किया था। उन दोनों के जाने के बाद शाओयू ने बचे हुए मेहमानों पर नजर डाली और शांत रहकर सुझाव दिया कि चूंकि ड्रामा खत्म हो चुका है, इसीलिए उन सबको घर चले जाना चाहिए। उसने उन्हें चासका रहने की रास्ते में सावधानी बरतने को कहा, यह याद दिलाते हुए कि काफी देर हो चुकी है। जैसे ही भीड़ धीरे धीरे एमरल्ड हॉल से बाहर निकलने लगी, उन्हें जाते देख आखिरकार शाओयू भी मैनेजर के साथ खुद बाहर निकल आया, जो उसे विदा कर रहा था। उसी वक्त निंगबिंग लिफ्ट के पास आ गई। सबके सामने खुद को बेगुनाह साबित करने के बाद भी दोनों एक भारी और गहरी खामोशी के साथ लिफ्ट में सवार हुए। अंदर ही अंदर उन्हें वह खुशी महसूस नहीं हुई जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी। सालों के दर्द के मुकाबले रायन को मिली यह छोटी सी सजा उनके दिल की कड़वाहट मिटाने के लिए काफी नहीं थी। उनकी खामोशी देखकर निंगबिंग ने उन्हें टोकना ठीक नहीं समझा। जैसे ही वे ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचे, उन्हें एक हैरान करने वाला नजारा दिखा। ग्रांपा जो वहीं थे और उन्हें देखते ही वे तुरंत आगे बढ़े। इस बार उनका ध्यान निंगबिंग पर बिल्कुल नहीं था। वे तो सिर्फ शाओयू से मिलना चाहते थे। ग्रैंडपा जो ने उनका हाथ थामकर दिल से शुक्रिया अदा किया और कहा कि इस नौजवान ने होटल को बड़ी तबाही से बचा लिया। उन्होंने बताया कि अभी अभी खुद जांच करने पर उन्हें पर्दे के पीछे का सारा सच पता चला है। उन्होंने माना कि कई कमियां उनके कजिन की नालायकी की वजह से थीं और जाहिर है उन्होंने उन्हें काम से निकाल दिया है। उत्सुक होकर ग्रैंडपा जो ने पूछा कि उन्हें होटल के फायर सेफ्टी से जुड़ी दिक्कतों का पता कैसे चला। इस सवाल ने शाओयू को सोच में डाल दिया और उन्हें सपने में यह सब देखने का बहाना बनाना पड़ा। इस जवाब पर ग्रैंडपा जो अपनी हंसी नहीं रोक पाए। बात को आगे न बढ़ाते हुए उन्होंने बताया कि वे दोनों के लिए कुछ तोहफे लाए हैं और फिर उन्होंने पास खड़े अपने असिस्टेंट को इशारा किया। असिस्टेंट ने आगे बढ़कर मदद के बदले शुक्रिया के तौर पर 2 छोटे गिफ्ट बैग्स दिए। उन्होंने शाओयू से कहा कि जब भी कोई जरूरत हो वे बेझिझक उन्हें याद करें, क्योंकि वे इस एहसान को कभी भूलना नहीं चाहते थे। जैसे ही ग्रैंडपा जो उन्हें विदा करने बाहर आए, परिवार की गाड़ी वहां पहुंच गई। गाड़ी के अंदर बैठे शाओयू बाहर गुजरती स्ट्रीट लाइट्स को देख रहे थे। सड़कें खाली थीं, मगर ट्रैफिक अब भी काफी था। आमतौर पर वे निंगबिंग से खूब बातें करते थे, लेकिन इस बार माहौल बिल्कुल शांत था। निंगबिंग ने भी उन्हें टोकना ठीक नहीं समझा, जब वे इस बात पर हैरान थे कि उन्होंने होटल के खतरे का अंदाजा कैसे लगाया। आखिरकार उन्हें ग्रांपा जो से ज्यादा जानकारी कैसे हो सकती थी। फिर उनका ध्यान एमरल्ड हॉल वाले हंगामे पर गया। आज रायन का जन्मदिन था, फिर भी वे उसके साथ नहीं थे, बल्कि निंगबिंग के साथ वक्त बिता रहे थे। और तो और उन्होंने रायन को सबके सामने बेहद शर्मिंदा छोड़ दिया था। वे सचमुच उससे हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ना चाहते थे। फिर भी वे खुद को इतना उदास देखकर हैरान थे। हालांकि उनका यह दुख बस पल भर का था।
उन्होंने खुद को समझाया कि उन्हें जिंदगी में दूसरा मौका मिला है। जब तक वे पुरानी गलतियों से बचेंगे तब तक सब कुछ सुधारा जा सकता था। अपनी तकदीर बदलने का अब भी वक्त था। तभी अचानक उन्हें बेहद थकान का एहसास हुआ। एक संजीदा स्टूडेंट बनने की यह रोजाना की जद्दोजहद उन्हें थका रही थी। ऐसा लगा जैसे वे कई दिनों तक सो सकते हैं। आखिरकार वे निंगबिंग के कंधे का सहारा लेकर गहरी नींद में सो गए। निंगबिंग बिल्कुल जम सी गईं। हाथ सुन्न होने पर भी उन्होंने हिलने की हिम्मत नहीं की। जोंग निवास पहुंचने तक वे अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई ताकि उनकी नींद न टूटे, और वे गाड़ी रुकने तक वैसी ही रहीं। गाड़ी रुकने पर निंगबिंग ने बाहर देखा और फिर उनका ध्यान शाओयू के शांत चेहरे पर गया। वे सोच रही थीं कि उन्हें जगाएं या नहीं। तब तक ड्राइवर बाहर आकर इंतजार करने लगा था, लेकिन निंगबिंग शांत बैठी रहीं। उन्होंने उसे बिल्कुल परेशान नहीं किया। गाड़ी रुकने के एहसास से शाओयू ने आंखें खोली और जाना कि वे घर पहुंच चुके हैं। उन्होंने निंगबिंग की तरफ देखा जो वहां खामोश बैठी थी और नजरें मिलाने से बच रही थीं। अपनी अकड़ी हुई गर्दन को सहलाते हुए वे सीधे बैठे और देखा कि वे वाकई घर पहुंच चुके हैं। निंगबिंग ने हामी में सिर हिलाया, जिससे उत्साहित होकर उन्होंने पूछ ही लिया कि उन्होंने उन्हें पहले क्यों नहीं जगाया। उन्होंने बस इतना कहा कि वे सुकून से सो रहे थे। हमेशा की तरह उनका चेहरा सपाट था, लेकिन कान पूरी तरह लाल हो चुके थे। वे जानते थे कि वे दिल की साफ हैं, पर इतनी शर्मीली होंगी ये नहीं सोचा था। लेकिन वे इतनी शर्मीली होंगी यह उम्मीद नहीं थी। जब उसने देखा तो शाओयू ने पूछा कि क्या वे उनसे डरती हैं। उसने मना किया। फिर भी नजरें न मिलाने पर उन्होंने चिढ़ाया कि वे ऐसा बर्ताव कर रही हैं जैसे उन्हें उनके पास बैठना पसंद न हो। इस पर निंगबिंग ने हल्की सी घबराहट भरी खांसी ली। उन्होंने माना कि वे इतनी नजदीकी की आदी नहीं है और वे पहले इंसान हैं जिन्हें उन्होंने अपने इतने करीब आने दिया है। शाओयू ने पूछा कि फिर उन्होंने उन्हें खुद से दूर क्यों नहीं धकेला। खुद को असहज होने से बचाने के लिए उसने बात बदलते हुए पूछा कि उनका और रायन का ब्रेकअप क्यों हुआ, जबकि वे उससे बेहद प्यार करते थे। इस सवाल ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। सूनी सड़क को देखते हुए उन्होंने बस इतना कहा कि अब वे उससे प्यार नहीं करते। फिर अलविदा कहकर वे कार से उतर गए और तभी जोंग निवास के दरवाजे धीरे धीरे खुलने लगे। उनके पिता जांग चिंगमिंग गेट की तरफ आ रहे थे और उन्हें देखकर शाओयू का चेहरा खिल उठा। उन्होंने अपने पिता का आदर से स्वागत किया। चिंगमिंग अक्सर इतने व्यस्त रहते थे कि शाओयू हमेशा घर पर अकेले ही रह जाते थे। वैसे तो घर में कई नौकर थे, पर उन्हें संभालना किसी के बस की बात नहीं थी, क्योंकि उनके पिता उन्हें बेहद लाड प्यार देते थे। उनके पिता बस उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते थे। वे दिन उनकी जिंदगी के सबसे बेफिक्र दिन थे। पिछली जिंदगी में उन्होंने रायन को लेकर पिता की दी हर चेतावनी को अनसुना कर दिया था, लेकिन आज उन्हें देखकर सब कुछ बदला हुआ सा लगा। शुरू में उनके पिता थोड़े कोपलायने हैं, गंभीर दिख रहे थे, जैसे वे अपने बेटे के सामने अपनी पिता वाली साख दिखाना चाहते हों। लेकिन कौन जानता था कि शाओयू अचानक रो पड़ेंगे। जांग चिंगमिंग घबरा गए और उन्होंने प्यार से बेटे के कंधे पर हाथ रखा। उन्होंने पूछा कि क्या बात है और क्या किसी ने उन्हें परेशान किया है। उनका शक तुरंत उस लड़की लूरिन पर गया। उन्हें पता था कि शाओयू ने उसे नौकरी से निकाला था, लेकिन उन्होंने कुछ कहे बिना पिता को गले लगा लिया। उन्होंने पिता से कहा कि वे बस उन्हें याद कर रहे थे। इस पर पिता ने उन्हें नासमझ कहा और याद दिलाया कि पहले वे उनकी कॉल से चिढ़ते थे। फिर उन्होंने सड़क की तरफ इशारा करते हुए पूछा कि क्या वह बाई परिवार की गाड़ी खड़ी है। तभी शाओयू ने पीछे मुड़कर देखा कि निंगबिंग कार से उतरकर विदा लेने आ रही थी। अपनी लाल और नम आंखें देखकर थोड़ी झेंप महसूस करते हुए उन्होंने पिता को बताया कि वह उन्हें डिनर के बाद घर छोड़ने आई है। जांग चिंगमिंग हैरान रह गए, क्योंकि उन्हें याद था कि उनके बेटे ने इस रिश्ते का कितना कड़ा विरोध किया था। शाओयू ने तो साफ तौर पर कह दिया था कि वे कभी उससे कोई वास्ता नहीं रखेंगे। फिर भी आज दोनों साथ में शाम बिता रहे थे। हालांकि वे इस बदलाव की वजह नहीं जानते थे। फिर भी मुस्कुराते हुए उन्होंने निंगबिंग को अंदर आने का न्योता दिया। उसने नम्रता से मना कर दिया और उन्हें अंकल जोंग कहकर संबोधित करते हुए बताया कि अब उन्हें घर लौट जाना चाहिए। गाड़ी चलाने से पहले उसने एक आखिरी बार शाओयू को देखा और फिर वे अपने पिता के पीछे घर के अंदर चले गए। बेटे को परेशान देखकर पिता ने पूछा कि क्या निंगबिंग ने उसे तंग किया, पर शाओयू ने ना कहा। उन्होंने जोर देकर कहा कि वो उनके साथ बहुत अच्छी थी और फिर वे पिता की फिक्र महसूस करते हुए सोफे पर बैठ गए और उन्हें देखते रहे। उन्हें एहसास हुआ कि उनके पिता अब काफी जवान दिख रहे हैं, जबकि पिछली यादों में वे कुछ ही सालों में बेहद बूढ़े लगने लगे थे। जब जांग चिंगमिंग पूरी तरह आश्वस्त हो गए कि रुयान उनके पास नहीं है, तब जाकर उन्होंने राहत की सांस ली। अगली संडे की सुबह शाओयू को खबर मिली कि लू रुयान घर आई है, जो काफी हैरान करने वाला था। उनके बीच हुए झगड़े की यादें अभी भी ताजा थीं। उन्होंने सोचा कि वह समझ गई होगी कि वे अब उसके जाल में नहीं फंसेंगे। जब वे नीचे पहुंचे तो देखा कि रायन अकेली नहीं थी, बल्कि उसके साथ उसके पिता भी आए थे। वे और गेजरे की गारुना अकेली नहीं थी, बल्कि उसके साथ उसके पिता भी आए थे। अंकल लू सोफे पर बैठे थे, जहां वे जांग चिंगमिंग से बात करने में व्यस्त थे। उन्होंने दावा किया कि रायन नासमझ थी और उन्होंने उसे डांट दिया है। उन्होंने वादा किया कि वह आगे कभी शाओयू को परेशान नहीं करेगी। बेटे का नाम इस तरह लिए जाने पर जांग चिंगमिंग के माथे पर शिकन आ गई। वे उन्हें सिर्फ बेटे की वजह से बर्दाश्त करते थे, लेकिन अंकल ल्यू को जल्द ही अपनी गलती का एहसास हो गया।
उन्होंने फौरन माफी मांगी और खुद को सुधारते हुए उन्हें युवा मालिक कहा। जैसे ही शाओयू सीढ़ियों से नीचे आने लगे, उन्होंने तुरंत लड़के की तरफ देखकर उन्हें गुड मॉर्निंग कहा और रुयन के चेहरे पर छाई उदासी और खामोशी को भांपते हुए वे यह नहीं मान सकते थे कि वह सचमुच माफी मांगने आई है। उसके गुस्से को देखते हुए खुंदक साफ थी। शाओयू ने शांति से अंकल लू से कहा कि माफी की कोई जरूरत नहीं है, उसने कोई गलती नहीं की। लेकिन पिता ने बात बढ़ाते हुए कहा कि उन्होंने सुना है कि शाओयू ने उसे निकाला है। जब खुद उन्हें निकाला गया था वे तब भी इतने परेशान नहीं थे, क्योंकि रायन की हैसियत अलग थी। वो ट्यूशन से ही मोटी कमाई करती थी और उन्हें उम्मीद थी कि एक दिन जांग परिवार की दौलत उसकी होगी। अब जब चीजें बिगड़ चुकी थीं, तो अंकल लू सब कुछ ठीक करने के लिए बेताब थे, मगर शाओयू अडिग रहे। उन्होंने याद दिलाया कि उसके ट्यूशन के दौरान उनके ग्रेड्स केवल गिरे ही हैं और रुयान को यह काम छोटा लगता था। उन्होंने मजाक में कहा कि वे बहुत बुद्धू हैं, इसलिए उन्होंने उसे इस काम से छुट्टी दे दी है और उसे वो आजादी दे दी जो वो चाहती थी। उसने कहा कि कोई विवाद नहीं था और उसने कुछ गलत नहीं किया, इसलिए माफी की जरूरत नहीं है। जियांग चिंगमिंग ने अपने शांत बेटे को देखा। ये सब कहते हुए भी वो पूरी तरह शांत रहा। अतीत में शाओयू ने रुआन को अपना ट्यूटर बनाने की जिद की थी, जिससे उसके पिता के पास इस व्यवस्था को मानने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। आज बेटे को उसे निकालते देख चिंगमिंग हैरान और भावुक थे। लगा जैसे लड़का आखिरकार बड़ा हो गया है। अपनी क्लास और नाश्ते का कहकर शाओयू ने देखा कि उसके पिता ने दोनों को बाहर निकाला और खुद भी निकल गए। ड्राइवर आंगन में तैयार था। जियांग हवेली से निकलते ही शाओयू ने रुआन को वहां देखा। उसके पिता भी गेट पर थे, लेकिन घर के अंदर वाला उनका वो सौम्य स्वभाव अब गायब हो चुका था। अंकल लू ने हाथ उठाया और उसे थप्पड़ मार दिया। शाओयू उसकी कहानी अच्छे से जानता था। उसका पिता एक जुआरी था और उसकी माँ तंग आकर सालों पहले रुआन को छोड़कर भाग गई थी। वो अपने पिता के साथ ही बड़ी होने तक पढ़ाई का खर्च चलाने के लिए उसके पिता रिश्तेदारों से उधार लेते थे। इन तमाम मुश्किलों के बावजूद उसने पढ़ाई में हमेशा कमाल किया और स्कूल में लगातार पहली रैंक हासिल करती रही। पूरे स्कूल में टॉप करना वाकई बड़ी बात थी। इसी वजह से शाओयू उसकी बहुत कद्र करता था, उसका ख्याल रखता था और अपनी हर बेहतरीन चीज उसे देना चाहता था। लेकिन जहाँ वो उसके लिए सोचता था, वहीं उसके दिल में उसके लिए कुछ नहीं था। वो उसे सिर्फ एक एटीएम समझती थी, जबकि उसका दिल किसी और के लिए धड़कता था। उसने नजरें फेर ली और स्कूल चल दिया। कल की घटना के बाद दोस्तों का माहौल काफी बदल चुका था। क्लासमेट्स का व्यवहार अब बहुत दोस्ताना था। वे बात करने आए और पूछने लगे कि क्या उसका परिवार सच में इतना अमीर है। वे समझ गए थे कि रुआन का पैसा उसका ही था, जबकि पहले वे रुआन को अमीर घराने की लड़की समझते थे। शाओयू ने देखा कि वे सच जान चुके थे, लेकिन उन्हें अजीब लग रहा था कि उसके इतने अच्छे व्यवहार के बाद भी उसने लुओ जिंगयान को चुना। एक लड़की ने तो मजाक में कह दिया कि यंग मास्टर को उसकी तरफ देखना चाहिए और वादा किया कि वो रुआन से कहीं ज्यादा उसकी बात मानेगी। शाओयू ने बात कर रही लड़की को देखा और उसकी बेबाक बातें सुनकर वो और मुस्कुरा उठा। वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। तभी रुआन वहां आ पहुंची। उस लड़की की फ्लर्ट करने वाली बातें सुनकर रुआन ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा कि अगर वो उसे चाहती भी है तो शाओयू उसकी तरफ देखेगा भी नहीं। उसने दावा किया कि उसके दिमाग में पहले से कोई और लड़की है, इसलिए उसे भी दूसरों की तरह लाइन में लगना होगा। नए टारगेट की बात सुनकर सब देखने लगे और सोचने लगे कि आखिर उससे बेहतर कौन हो सकती है। उन्हें शक था कि स्कूल में रुआन से बेहतर कोई और लड़की होगी। भले ही उसका अमीर होने का दावा झूठा था, लेकिन पढ़ाई में उसका रिकॉर्ड शानदार था और वो बेहद खूबसूरत भी थी, जिससे सबको लगता था कि उसका भविष्य बहुत उज्जवल है। रुआन ने भीड़ को जवाब देने के बजाय अपनी नजरें सीधे शाओयू पर टिका दी, जो लंबे समय से क्लास में सबसे पीछे रहा था। रुआन ने ताना मारा कि अब वो उसका वफादार कुत्ता नहीं बनना चाहती, इसलिए शाओयू भड़क रहा है। सच कहें तो उसका ये तर्क काफी अजीब था। उसे पसंद नहीं करेगी, खासकर इसलिए क्योंकि वो एक कमजोर छात्र था जो सिर्फ परिवार की दौलत के दम पर उड़ता था। उसने कहा कि भले ही सब उस पर मरे, वो लुओ जिंगयान की उंगली के बराबर भी नहीं था। जैसे ही उसने वो नाम लिया, सबको उनके बीच की गहरी दुश्मनी याद आ गई। ऐसा लगा कि रुआन अपने घमंड को और बढ़ाने पर तुली थी। इससे पहले कि वो कोई जवाब देता, रुआन ने बीती रात की बर्थडे पार्टी की बात छेड़ दी और कहा कि उसने ही उसे सबको बुलाने पर मजबूर किया था। वो वहां कभी नहीं जाना चाहती थी। उसने पूछा कि क्या पैसा उसे दूसरों का मजाक उड़ाने का हक देता है, लोगों के आत्मसम्मान से खिलवाड़ करने का। उसने उसे ये झूठ बोलना बंद करने को कहा कि वो उसका खर्च उठाता है। उसने दावा किया कि वो पैसा केवल ट्यूशन पढ़ाने की फीस थी और कसम खाई कि उससे एक पैसा भी नहीं लेगी और न ही कभी उसकी मदद करेगी। अपनी बात खत्म कर रुआन तुरंत दूसरी सीट पर जाकर बैठ गई, मानो वो उससे कोई नाता नहीं रखना चाहती थी। साफ था कि वो कोशिश कर रही थी क्लास के सामने अपनी छवि को एक सताए हुए मेहनती छात्र के रूप में पेश करने की। उधर शाओयू को याद आया कि कैसे कल रात उसने मदद की भीख मांगी थी। उसके पिता द्वारा थप्पड़ मारते देखना से उसे दया आई थी, लेकिन उसका ये घमंड देखकर लगा कि उसके पिता ने उसे ठीक से नहीं सुधारा। उसने तय किया कि वो उसके इस वहम को हवा नहीं देगा और ट्यूशन पढ़ाने के दावे का मजाक उड़ाया।
और पूछा कि क्या उसमें सच में ये कहने की हिम्मत है। जब से उसने उसकी मदद शुरू की थी उसने उसका पैसा उड़ाने के अलावा कुछ नहीं किया। उसने याद दिलाया कि उसके खराब ग्रेड्स ही उसकी पढ़ाई का नतीजा थे, कि जाहिर तौर पर बिल्कुल सही बात थी। रुआन शांत रही और बस इतना कहा कि वो बहुत बेवकूफ है और उसकी कम अक्ल से उसका कोई लेना देना नहीं है। उसने कहा कि वो इतना अमीर है तो उसे अपने लिए नया दिमाग खरीद लेना चाहिए। इस पर कई छात्र हंस पड़े। शाओयू ने उसके घमंडी चेहरे को देखा और पूछा कि क्या वो पक्का है कि समस्या उसके दिमाग में है, न कि उसकी घटिया पढ़ाने के तरीके में। तभी रुआन को याद आया कि अब बाई निंगबिंग उसे पढ़ा रही थी। अपनी प्रतिद्वंदी के बारे में सोचकर उसने एक ठंडी सांस ली और चुनौती दी कि अगर उसे इतना ही भरोसा है तो और अगले महीने की परीक्षा के नतीजों से साबित करे। उसने दावा किया कि अगर उसकी रैंक में 100 पायदान का भी सुधार हुआ तो वो मान लेगी कि उसकी पढ़ाई में ही कमी थी। वो देखना चाहती थी कि क्या बाई निंगबिंग किसी ऐसे को पढ़ा सकती है जिसका दिमाग काम ही नहीं करता। यह वाकई एक बड़ी चुनौती थी। शाओयू ने उसे देखा और सोचा कि उसने सिर्फ 100 पायदान के सुधार की बात कही, जो दिखाता है कि वो उसे तैयार देख। रुआन भीड़ की तरफ मुड़ी और ऐलान किया कि सबने इसे शर्त मानते हुए सुना है। उसने घोषणा की कि अगर अगली परीक्षा में उसकी रैंक में 100 पायदान का सुधार हुआ तो वो खुद सजा के तौर पर 10 किलोमीटर दौड़ेगी। छात्रों ने रुआन की तरफ देखा, उनके चेहरे उत्साह से चमक रहे थे। तभी वांग यान ने शाओयू को चिढ़ाते हुए कहा कि जब रुआन उठा रही है तो हारने पर शाओयू को भी यही करना चाहिए, बशर्ते वो इसे पूरा कर पाए। उसने कहा कि अगर वो डरपोक है तो अभी हार मान ले, लेकिन शाओयू को लगा कि 100 पायदान कोई बड़ी बात नहीं है। बाई निंगबिंग के साथ कुछ दिन पढ़ने के बाद उसे उसके तरीके समझने में काफी आसान लगे। वो खुद में साफ सुधार महसूस कर पा रहा था, इसीलिए उसने तुरंत हाँ कह दी। उसे लगा कि खुद को क्योंकि एक लक्ष्य होने से प्रेरणा मिलती है। रुआन उसकी इस जिद पर मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। उसने उसे बेवकूफ कहा और अपनी सीट पर बैठ गई। उसने सच में उम्मीद नहीं की थी कि वो मान जाएगा। जब वो उसे पढ़ाती थी उसे कभी कुछ समझ नहीं आता था, इसलिए वो उसकी काबिलियत अच्छे से जानती थी। वो उसे 10 किलोमीटर दौड़ने के संघर्ष को देखने के लिए बेताब थी। तभी वहाँ जिंगयान दरवाजे पर दिखा। जिंगयान ने रुआन की सारी बातें सुन ली थीं। वो पूरी रात परेशान रहा था, लेकिन इस पल उसका दिमाग बिल्कुल साफ हो गया। उसने खुद से कहा कि रुआन बल्कि उसका चरित्र ही उसे दूसरों से अलग बनाता है। गरीब परिवार से होने के बावजूद उसकी मेहनत उसे शाओयू जैसे निकम्मे अमीर लड़के से 100 गुना बेहतर बनाती है। उसे पूरा यकीन था कि एक दिन वो अपने दम पर कामयाब होगी। उसके साथ होना कोई घाटा नहीं था। इसी सोच के साथ वो उसके पास गया और बोला कि भले ही उसके पिता ड्राइवर हैं, लेकिन वो अपने हाथों से ईमानदारी की रोटी कमाते हैं। ये वाकई छू लेने वाली बात थी। उसने मुश्किल हालातों में भी अच्छे नंबर लाने के लिए उसकी तारीफ की और माना कि यहाँ तक का सफर मुश्किल रहा होगा। उसने हमेशा साथ खड़े रहने का वादा किया। जिंगयान की बातें सुनकर जिन छात्रों को रुआन पर शक था, उनके दिल में अचानक उसके लिए सहानुभूति जाग उठी। जिंगयान का अब भी रुआन के प्रति इतना वफादार रहना कमाल था। लगा जैसे उनका इसके विपरीत वे शाओयू को एक ऐसे इंसान के रूप में देख रहे थे जो कोशिश भी नहीं करता था। उनके लिए रुआन जैसी लड़की को चाहना उसकी बेशर्मी थी। दोनों मिलकर क्लास के सामने एक नाटक कर रहे थे जिसे देखकर किसी का भी दिल भर आए। ये सच में देखने लायक नजारा था। वे दोनों एक दूसरे के लिए इतने परफेक्ट थे कि उन्हें हमेशा साथ रहना चाहिए। शाओयू को अपनी पुरानी नासमझी का एहसास हुआ कि वो पहले ही इस सब से दूर रहता। रुआन की बातों की वजह से अब हर कोई उसे एक नाकामयाब इंसान मान रहा था। आखिरकार उसने नौकरों की तरह पीछे घूमने का बोझ उतार दिया था। अब उसके खराब नंबरों के कारण उससे बात नहीं करना चाहते थे, लेकिन सच कहें तो उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। पिछली जिंदगी की बेबसी के आगे उनका ये बर्ताव बच्चों का खेल था। आखिर उसके पास अपनी दौलत और माता पिता का प्यार था। उनका पूरा ध्यान क्लास पर था और वो उनकी परवाह नहीं कर रहा था। स्कूल के बाद उसके पिता उसकी माँ के साथ गाड़ी से उसे लेने आए। दोनों 40 के हो चुके थे, पर जवानी में वे कैंपस के स्टार थे। एलिगेंस बिल्कुल कम नहीं हुई थी। उसकी माँ कार से बाहर निकली और अपने बेटे को देखते ही प्यार से गले लगा लिया। ये एक प्यारा पारिवारिक पल था। फिर उसने समझदारी से उसके लिए कार का दरवाजा खोला। ठीक तभी रायन और जिंगयन स्कूल से साथ बाहर निकले। उन्होंने ये पूरा नजारा देखा। उनके साथ चल रहे सहपाठियों ने शाओयू को एक बड़ी उम्र की महिला के साथ देखा और वे उत्सुक हो गए। वे बातें करने लगे। वह सोचने लगे कि कहीं ये शाओयू का नया शिकार तो नहीं। उसी सुबह रायन ने बातों बातों में ऐसा ही मुद्दा उठाया था। उन्होंने ध्यान दिया कि महिला लगभग 40 साल की लग रही थी और कानाफूसी करने लगे कि शाओयू के साथ उसका क्या रिश्ता हो सकता है। यह अफवाहें तेजी से फैलने लगी। कुछ ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि शाओयू किसी अमीर परिवार का वारिस हो। वे ऐसे बर्ताव कर रहे थे मानो उन्होंने उसका असली चेहरा देख लिया हो। इसमें कोई हैरानी नहीं थी कि स्कूल ब्यूटी रायन उससे कोई वास्ता नहीं रखना चाहती थी। उन्होंने कहा कि वे ऐसे इंसान की इज्जत नहीं करेंगे। इस घटिया हरकत पर शाओयू चुपचाप सुनता रहा और रायन ने किसी को भी सच बताने की कोई कोशिश नहीं की। जिंगयान ने उसकी तरफ देखा और उसकी खामोशी देखकर मान लिया कि लोगों का अंदाजा सही था। अचानक उसे राहत महसूस हुई। भले ही उसका शैक्षणिक प्रदर्शन निराशाजनक था, पर उसकी पारिवारिक स्थिति वैसी नहीं थी जैसी वह सोच रहे थे, जैसी उन्होंने कल्पना की थी। जिंगयन के मन में शाओयू द्वारा एक ही रात में लाखों रुपए उड़ाने की कड़वाहट थी। दिल ही दिल में उसे लगता था कि वह उससे कहीं बेहतर है, लेकिन अब
ये जानकर कि शाओयू को एक बड़ी उम्र की महिला पाल रही है, जिंगयान को अचानक लगा कि उसकी दुनिया में संतुलन लौट आया है। कम से कम वो कभी ऐसा बेशर्मी भरा काम नहीं करेगा। वह अपनी मेहनत से अपने पूरे करने में विश्वास रखता था। हाँ, यही उसकी कहानी थी। उसने खुद से कहा कि एक दिन उसके पास वह सब होगा जो शाओयू के पास है। इसके तुरंत बाद हमने जिंगमियान और रायन को बस में चढ़ते देखा जब रायन ने उसे बताया कि वह आज उसे घर नहीं छोड़ सकती, क्योंकि अब वह शाओयू को पढ़ाकर पैसे नहीं कमा सकती थी। उसे पार्ट टाइम नौकरी ढूंढनी थी। उसके पिता पर जुए का भारी कर्ज था और पहले भी उसके ज्यादातर पैसे उसी कर्ज को चुकाने में चले जाते थे। अब उसे खुद का खर्च उठाने का रास्ता खोजना था। जिंगयान ने बस सिर हिलाया और कहा कि ठीक है। सच कहें तो उसके पास कोई और चारा नहीं था। इस बीच शाओयू के माता पिता खाना खाने जाने से पहले उसे नया फोन दिलाने ले गए। जब वे पहुंचे तो वहां एक खास मेहमान इंतजार कर रहा था। निंगमिंग पहले ही आ चुकी थी। वह यूनिवर्सिटी में अपने चाचा के साथ रहती थी, जो शाओयू के पिता चिंगमिंग के बहुत करीबी दोस्त थे। यह मुलाकात दोनों परिवारों के बीच एक औपचारिक बैठक के लिए थी। चिंगमिंग बहुत समय से इसका इंतजाम करना चाहते थे। पहले शाओयू ने इस विचार का कड़ा विरोध किया था, क्योंकि उसकी आंखों में सिर्फ रायन बसी थी, इसलिए यह डिनर कभी हो ही नहीं पाया था। लेकिन अब अपने बेटे को साथ चलने के लिए तैयार देखकर चिंगमिंग को बड़ी राहत मिली। उन्हें लगा कि उनका बेटा आखिरकार समझदार हो गया है और बातें सुनने लगा है। खाने के दौरान माता पिता खुशी खुशी बातें करने लगे निंगबिंग के चाचा के साथ। शाओयू निंगबिंग के बगल में बैठा और उसने अपना एक राज साझा करने का फैसला किया। उसने उसे अपनी क्लास रैंकिंग 100 स्थान सुधारने की शर्त के बारे में बताया। जब उसने अपनी बात पूरी की तो निंगबिंग शांत रही। उसने बस एक छोटा सा जवाब दिया, जिससे शाओयू उसके विचार नहीं पढ़ पाया। उसने पूछा कि क्या उसे लगता है कि वो बहुत लापरवाह या जल्दबाज हो रहा है। वह सोचने लगा कि क्या दबाव बहुत ज्यादा होगा। निंगबिंग ने उसकी बातें सुनने के बाद उसकी ओर देखा और बस कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। शाओयू ने फिर पूछा कि क्या उसे लगता है कि कोई उम्मीद है, भले ही वो उन सवालों को समझ पा रहा था जो वो समझा रही थी। निंगबिंग ने उसे देखा और कहा कि सब कुछ उस पर छोड़ दे। उसने आगे कहा कि वह असल में काफी होशियार है, वैसा बेवकूफ नहीं जैसा बाकी लोग कहते हैं। बाकी लोगों से उसका इशारा स्वाभाविक रूप से रायन की तरफ था। हालांकि जब पहले रायन ने उसे बेवकूफ कहा था तब निंगबिंग लाइंडी की लोगों से किला जारी के लेंगडी की जानी गई। हालांकि जब पहले रायन ने उसे बेवकूफ कहा था दो कारी करिंग लाइन डोगो पर, तो उसने वह बात याद रखी थी। यह सुनकर शाओयू को सच में बड़ी राहत मिली और वह हंस पड़ा। उसने उससे कहा कि उसके मुंह से ये शब्द सुनकर उसके दिल को सुकून मिला है। शाओयू ने मिंगबिंग से कहा कि वह उसे कुछ समय तक परेशान करेगा और उसने बस इतना कहा कि यह उसका फर्ज है। अचानक हम देखते हैं कि प्राइवेट डाइनिंग रूम में सन्नाटा छा जाता है। शाओयू ने इस शांति को महसूस किया और ऊपर देखा तो पाया कि उसके पिता और निंगबिंग के चाचा दोनों उसे ही घूर रहे थे। यह वाकई हैरान करने वाला था। असहज महसूस करते हुए उसने अपने पिता से पूछा कि वे उसे क्यों घूर रहे हैं। चिंगमिंग ने तुरंत नजरें फेर लीं और कहा कि कुछ नहीं है। उन्होंने बच्चों से अपनी बातें जारी रखने को कहा, जबकि चिंगमिंग की तुरंत नजरें फेर लीं और कहा कि कुछ नहीं है। निंगबिंग के चाचा से बातें करते रहे। दिल ही दिल में वे हैरान हो रहे थे कि दोनों आपस में कितनी अच्छी तरह घुल मिल गए हैं। भले ही उन्होंने यह सगाई तय की थी, लेकिन उन्हें एक अजीब सा एहसास हो रहा था, मानो उनका अपना शरारती बेटा किसी और के रास्ते पर चल पड़ा हो। खाने के बाद चिंगमिंग और चाचा व्यापार और दवाइयों की चर्चा के लिए रुक गए, जबकि शाओयू और निंग पहले ही रेस्टोरेंट से निकल गए। सीधे घर जाने के बजाय उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए पास के एक कैफे में जाने का फैसला किया। शाओयू का मन आइसक्रीम खाने का हुआ, इसलिए वो ऑर्डर करने काउंटर पर गया। काम पूरा कर वो वापस बताता युगा पास से ले गया। पास के एक कैफे में जाने की को बगाज युगा बलाता टेबल पर आया, जहां निंगबिंग इंतजार कर रही थी। वह उसके बगल में बैठ गया और दोनों फिर से पढ़ाई की मुश्किलों पर चर्चा करने लगे। इस वक्त शाओयू का दिमाग पूरी तरह से पढ़ाई में डूबा था। आखिर शर्त का वक्त नजदीक आ रहा था और रैंकिंग में सुधार न होना एक बड़ा झटका होता। जल्द ही एक वेटर उनका ऑर्डर लेकर आया। उसने टेबल पर चीजें रखी। जैसे ही शाओयू ने ऊपर देखा, वह वेटर की यूनिफॉर्म में वहां खड़ी लड़की को देख हैरान रह गया। वह कोई और नहीं बल्कि रायन थी। उसने पूरी तरह हैरान होकर उसे देखा और पूछा कि वह आखिर वहां क्या कर रही है। रायन ने उसे एक ठंडी और चुभती हुई नजर से देखा और कहा कि यह सवाल तो असल में उसे पूछना चाहिए कि क्या वह जानता था कि वह यहाँ काम करती है। उसने आरोप लगाया कि वह उसे चिढ़ाने जानबूझकर आया है। अपनी बेरुखी के बावजूद रायन को यकीन था कि वह अब भी उससे बहुत प्यार करता है और बस नाटक कर रहा है ताकि वह उसके सामने झुक जाए, वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि वह ठीक उसी जगह आ जाए जहाँ वो पार्ट टाइम नौकरी करती है। उसके लिए ऐसा इत्तेफाक नामुमकिन था। शाओयू ने उससे कहा कि वह जरूरत से ज्यादा सोच रही है और उनका मिलना महज एक इत्तेफाक था। रायन ने निंगबिंग को नजरअंदाज करते हुए देखा और एक पल भी नहीं रुकी। वह तुरंत मुड़ी और चली गई। साफ तौर पर वो अपना एक पल भी जाया नहीं करना चाहती थी। उसके इस घमंडी और खुद को बड़ा समझने वाले रवैये पर शाओयू सचमुच नहीं समझ पाया कि उसे किस बात का घमंड था। वह पलटा और उसने आइसक्रीम निंगबिंग को दी। निंगबिंग ने मना कर दिया और खुद खाने को कहा। फिर उसने आगे बढ़कर
उसका स्कूल बैग उठाने में मदद की, जो एक अच्छा व्यवहार था। उसने उसका बैग उठाया और वे साथ में कैफे से बाहर आ गए। सच तो यह है कि शाओ ने थोड़ा और पढ़ने का मन बनाया था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रायन से इस तरह टकराने से उसका मूड पूरी तरह खराब हो गया। सच कहें तो ये एक बहुत ही अप्रिय खलल था। अगले 2 हफ्तों में हम देखते हैं कि शाओयू अपनी पूरी जान लगाकर पढ़ाई में जुट गया, जबकि निंगबिंग बाई उसे पढ़ाने के लिए रोज जोंग हाउस आती थी। उसके ग्रेड्स में पहले ही काफी सुधार दिखने लगा था। फिर भी जब भी रायन उसे इतनी मेहनत करते देखती, वो उसका मजाक उड़ाए बिना नहीं रह पाती थी। उसने कहा कि अगर उसे कोई पछतावा है तो अभी भी हार मान सकता है, वरना उसने चेतावनी दी कि रिजल्ट आने पर वह रोता हुआ ना आए। शाओयू ने बस तेवर दिखाए और कहा कि वह बहुत चिल्ला रही है। उसे अब उसके ड्रामे में कोई दिलचस्पी नहीं थी, जो स्वाभाविक रूप से इससे निपटने का सबसे अच्छा तरीका था। उसने तुरंत अपनी आवाज दबाने के लिए हेडफोन लगा लिए। आखिरकार मासिक परीक्षाएं समाप्त हो गईं और उसे एक अनोखी राहत महसूस हुई। वह बहुत खुश था और खुशी खुशी घर की तरफ भागा। हालांकि आधिकारिक परिणाम अभी घोषित नहीं हुए थे, पर उसे अंदर से लग रहा था कि उसने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। हम वापस उस घर में चलते हैं जहां निंगबिंग आंगन में चाय पी रही थी और डिबाई का साथ दे रही थी। वह कुत्ता दिन ब दिन और मोटा होता जा रहा था। शाओयू दुबाई को गले लगाने बढ़ा और निंगबिंग से बोला कि वह आज काफी जल्दी आ गई है। यह उनका एक तरह का रोज का नियम बन गया था। उसने माना कि वह जानना चाहता था कि क्या स्कूल में उसकी कोई और गतिविधियां थीं। आखिर रायन भी अपने स्कूल की टॉपर थी। रायन और लूजिंग हर दिन स्कूल के विभिन्न कार्यक्रमों में व्यस्त रहते थे, लेकिन इसकी तुलना में निंगबिंग का शेड्यूल काफी तनाव मुक्त लग रहा था। जब भी वह घर लौटता, वो पहले से वहाँ इंतजार कर रही होती। उसने बस ये समझाया कि वह काफी खाली रहती है और उसके समय पर कोई पाबंदी नहीं है। जब उसने पूछा कि क्या स्कूल की कोई गतिविधि है जिसमें उसे जाना हो, तो उसने बताया कि वह आमतौर पर छात्र परिषद या अन्य समूहों में शामिल नहीं होती। निंगबिंग ने सिर हिलाया और कहा कि हालांकि वह कभी कभार प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेती है, पर दूर ही रहती है। जब उसने वजह पूछी तो उसका जवाब काफी हैरान करने वाला था। उसे यह सब बेकार लगता था और उसके शिक्षक भी मानते थे कि उसका हिस्सा लेना अन्य छात्रों का आत्मविश्वास तोड़ने जैसा था। हालांकि शाओयू को याद आया कि उसने उसे पहले भी कई प्रतियोगिताओं में देखा था। पहले रायन ने जिक्र किया था कि निंगबिंग हर उस कार्यक्रम में मौजूद दिखती है जहां वो हिस्सा लेती थी। रायन का दावा था कि निंगबिंग ने हमेशा उसका पहला स्थान छीना है और यही वजह थी कि वो उसके खिलाफ इतनी गहरी नफरत पाल बैठी थी। निंगबिंग ने अपना कप उठाया और खामोशी से पानी की एक घूंट ली। ऐसा लगता था कि वह कोई भी प्रतियोगिता नहीं छोड़ती थी जिसमें रुयन हिस्सा ले रही हो। शाओयू अपना स्कोर जानने के लिए बेताब था, इसीलिए वो आंगन में बैठ गया और निंगबिंग के साथ अपने उत्तर मिलाने लगा। यह बहुत ही उत्सुकता भरा पल था। जब उसे एहसास हुआ कि उसने कई कठिन सवालों के सही जवाब दिए हैं, तो उसका मूड बहुत अच्छा हो गया। वह उस पल के लिए तैयार था जब ऑफिशियल रिजल्ट्स आने ही वाले थे। क्लास टीचर ने कमरे में कदम रखा और हमेशा की तरह रुयान और लूजिन की तारीफ करने लगी। इस बार भी उन्होंने पहला और दूसरा स्थान हासिल किया था, लेकिन हमेशा वाली तारीफ के बाद टीचर ने कहा कि एक और स्टूडेंट का जिक्र करना जरूरी है। वो नाम था शाओयू का। यह सुनते ही उसके चेहरे पर चमक आ गई और वो उम्मीद से भर उठा। तभी रुयान ने उसकी तरफ एक तीखी नजर डाली जिसमें अब भी मजाक उड़ाने का भाव था। टीचर ने आगे बताया कि शाओयू का रिजल्ट वाकई हैरान करने वाला है। जो लड़का हमेशा क्लास में सबसे पीछे रहता था, उसने इस बार सचमुच एक बहुत लंबी छलांग लगाई है। उसके नंबरों ने उसे पूरी ग्रेड के टॉप 200 स्टूडेंट्स में ला खड़ा किया था। टीचर ने कहा कि अगर वो ऐसा ही करता रहा तो बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा करेगा। टॉप 200 ये सुनते ही सब लोग टॉप 200 बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा करेगा हैरान रह गए और एक दूसरे को देखने लगे। इस नतीजे की उम्मीद किसी को नहीं थी, यहाँ तक कि रुयान भी दंग थी। उसने सोचा था कि वो ज्यादा से ज्यादा 100 रैंक ऊपर जाएगा, लेकिन इतना बड़ा बदलाव, सच कहें तो खुद शाओयू ने भी इतनी बड़ी कामयाबी की उम्मीद नहीं की थी। ये वो मुकाम था जिसके बारे में उसने सपने में भी नहीं सोचा था। शायद ऐसा इसीलिए था क्योंकि अपनी पिछली जिंदगी में इतना दुख झेलने के बाद अब उसे इन फालतू चीजों की परवाह नहीं थी। वो क्लास में रिकॉर्ड जैसा था, रिकॉर्ड की हर बात सुनता था और फिर घर जाकर निंगबिंग के साथ सब कुछ दोहराता था। निंगबिंग एक कमाल की टीचर थी जो मुश्किल से मुश्किल सवालों को भी चुटकियों में सुलझा देती थी। वाकई मेहनत का फल मिलता है। क्लास के एक लड़के ने हैरान होकर पूछा कि क्या रिजल्ट में कोई गलती हुई है, आखिर शाओयू इतना आगे कैसे निकल गया। लेकिन टीचर को पक्का यकीन था कि कोई गलती नहीं हुई थी। टीचर ने शांत नजरों से शाओयू को देखा। पहले जो स्टूडेंट पूरी क्लास का एवरेज बिगाड़ता था और उनके गुस्से की वजह बनता था, आज उसकी इस बेमिसाल तरक्की को देखकर वो सारा गुस्सा और चिड़चिड़ापन हवा हो चुका था। किसने सोचा था कि वो इतनी तरक्की करेगा। टीचर की तारीफ से शाओयू बेहद खुश था। उसने देखा कि रुयान चुपचाप उसे देख रही है, तो उसने उसे शर्त की याद दिलाई और पूछा कि अब उसे कैसा लग रहा है। उसने रुयान को 10 किलोमीटर की दौड़ याद दिलाई। रुयान गुस्से में अपने होंठ चबाकर रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिसे वो इतना बुद्धू समझती थी, उसने अचानक इतनी बड़ी कामयाबी कैसे पाली। क्या निंगबिंग सचमुच इतनी काबिल थी। स्कूल के बाद रुयान को मजबूरी में अपनी 10 किलोमीटर की दौड़ शुरू करनी पड़ी। शाओयू तुरंत घर नहीं गया, बल्कि वहीं रुककर इस नज़ारे का मजा लेने लगा। वो चुपचाप एक तरफ बैठ गया।
वो रुयान को हाँफते हुए देख रहा था। उसका घमंड टूटता देख शाओयू को अंदर से बड़ी तसल्ली मिल रही थी। ये वाकई सुकून देने वाला पल था। हालांकि दूर खड़े लू जिनको ये सब देखकर बहुत चिढ़ हो रही थी। उसे गुस्सा आ रहा था कि शाओयू इतना बेरुखा कैसे हो गया। तभी वांग यिन ने शाओयू को घूरते हुए लू जिनसे धीरे से कहा कि आखिर टॉप 200 में आने में ऐसी क्या बड़ी बात है जो वो इतना दिखावा कर रहा है। वो तो ऐसे इतरा रहा है जैसे क्लास में फर्स्ट आया हो, जबकि हमेशा टॉप करने वाली रुयान भी कभी इतना नहीं दिखाती। तभी लू जिन ने दौड़ती हुई रुयान की तरफ देखा और सीधे शब्दों में सबको याद दिलाया कि अगर कोई शर्त लगाता है तो उसे हार मानने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। रुयान वादे से पीछे हटने वाली नहीं थी, मगर वांग यिन बड़बड़ाई कि नंबर अच्छे आने से इंसान का बुरा बर्ताव नहीं छिप जाता। दूसरों की तरफदारी न करे क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा शरीफ है। वांग यिन ने लू जिन का कंधा थप्पड़ पाया। जब तक रुयान ने अपनी 10 किलोमीटर की दौड़ पूरी की तब तक आसमान में अंधेरा छाने लगा था। पसीने से तर बतर वो शाओयू के पास आई और पूछा कि क्या उसे तसल्ली मिल गई। उसने मुस्कुराकर हामी भरी, उसका शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो ऐसी शर्तें आगे भी लगा सकता है। फिर वो वहां से उठकर चला गया। वो खुशी से झूम रहा था। रुयान वहीं खड़ी शाम के धुंधलके में जाते हुए उसके साय को देखती रही। इस वक्त शाओयू का मूड बेहद अच्छा था और उसके कदम हवा में थे। पहले जहां वो सिर्फ रुयान के पीछे घूमने वाला आशिक था, अब वो उसे देखना भी नहीं चाहता था। उसके दिमाग में सिर्फ निंगबिंग के साथ अपनी नई जिंदगी थी। रुयान सोचने लगी कि क्या शाओयू हमेशा निंगबिंग के साथ रहने का मन बना चुका है। आखिरकार दोनों के परिवार अमीर थे और उनकी जोड़ी बिल्कुल सही थी। उन दोनों के साथ होने का ख्याल रुयान के दिमाग में घर करने लगा और ये एक ऐसा विचार था जिसे सहन करना उसके लिए नामुमकिन होता जा रहा था। इस बात का एहसास होते ही रुयान के अंदर जलन की भावना जाग उठी, जैसे किसी ने उसकी कोई कीमती चीज चुरा ली हो। उसे शाओयू की तरफ लगातार घूरते देख लूजिन ने उससे पूछा कि क्या वो थक गई है और पीने के लिए पानी दिया। उसने मिनरल वाटर की बोतल आगे बढ़ाई और रुयान ने उसे थके हुए हाथों से ले लिया और धीरे से शुक्रिया कहा। सच कहें तो वो थककर चूर हो चुकी थी, पर वो लूजिन के सामने हमेशा शालीनता बनाए रखती थी। लूजिन ने उसकी तारीफ की पर उसका ध्यान कहीं और था। उसने कहा कि ये कितनी अजीब बात है कि शाओयू जो पढ़ाई में हमेशा फिसड्डी था, उसने अचानक इतनी बड़ी छलांग लगा दी। उसने शक जताया कि शायद इस परीक्षा में चीटिंग हुई है। उसे लगा कि शाओयू ने ये सब सिर्फ रुयान को हराने के लिए किया है। आखिरकार रुयान ने उसे रोज पढ़ाया था, फिर भी उसके नंबर कभी नहीं सुधरे थे। तो फिर वो अचानक एक ही बार में इतना होशियार कैसे हो गया। लूजिन ने वांग यिन को चेतावनी देते हुए कहा कि बिना किसी सबूत के ऐसे बड़े आरोप लगाना भारी पड़ सकता है। अगर शाओयू ने एक्शन लिया तो वो इसका अंजाम भुगत नहीं पाएगी। लेकिन वांग यिन ने बात टाल दी और कल टीचर से शिकायत करने का मन बना लिया। इस बीच शाओयू खुशी खुशी अपने घर जा रहा था ताकि वो ये खुशखबरी निंगबिंग को दे सके, क्योंकि आखिर उसी की बदौलत उसे ये कामयाबी मिली थी। रुयान को हराना एक ऐसी जीत थी जो निंगबिंग के बिना मुमकिन नहीं थी। लेकिन घर पहुंचने पर जोशिन ने बताया कि वो आज नहीं आई हैं। यह सुनकर वो मायूस हो गया। उसने कपड़े बदले और डाइनिंग रूम की तरफ चल दिया। घर में अजीब सा सन्नाटा था क्योंकि उसके पिता बिजनेस के सिलसिले में बाहर थे। इस अकेलेपन में वो निंगबिंग की आवाज सुनना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत उसे फोन मिला दिया। उस वक्त निंगबिंग अपने पूल में तैर रही थी। एक मेड ने आकर बताया कि किसी का फोन है। निंगबिंग ने पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही मेड ने जियांग शाओयू का नाम लिया वो तुरंत पानी से बाहर आई। मेड ने आगे बढ़कर उसके कंधों पर तौलिया लपेट दिया। फोन उठाते ही निंगबिंग के चेहरे का वो हमेशा रहने वाला गंभीर भाव एकदम से गायब हो गया। उसकी जगह एक प्यारी सी मुस्कान ने ले ली। उसने बेहद नर्म आवाज में पूछा कि क्या वो बिजी है या उसने गलत वक्त पर फोन कर दिया है। शाओयू ने हंसकर बताया कि वो तो बस अभी नहाकर हटा था और ये जानने के लिए फोन किया कि वो आज क्यों नहीं आई। वो अपनी खुशी छिपा नहीं पा रहा था और उसने बताया कि वो टॉप 200 में आ चुका है, जो सचमुच बहुत बड़ी कामयाबी थी। उसने ये भी बताया कि कैसे रुयान को 10 किलोमीटर दौड़ना पड़ा और उसका घमंड टूटते देख उसे कितना सुकून मिला। निंगबिंग चुपचाप सुनती रही और आराम कुर्सी पर बैठकर बड़े सब्र के साथ उसकी बातें सुनती रही। उन दोनों के बीच ये एक खूबसूरत पल था। थोड़ी देर बाद उसने पूछा कि क्या वो लाइन पर हैं। निंगबिंग ने उसे बधाई दी। शाओयू ने फिर पूछा कि क्या वो उन्हें परेशान कर रहा है। उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल फ्री हैं। शाओयू ने कहा कि वो पिछले कई दिनों से उसे रोज पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत कर रही हैं। उसने सलाह दी कि वो 2 दिन का आराम कर लें और वो खुद पढ़ाई करके अपने सवाल ऑनलाइन पूछ लेगा। निंगबिंग मान गई, लेकिन शाओयू ने फोन नहीं काटा। वो थोड़ा झिझका और बोला कि उनकी आवाज कुछ उदास लग रही है। उसने पूछा कि क्या कोई बात हुई है और क्या वो उनकी कोई मदद कर सकता है। इस सीधे सवाल ने उन्हें हैरान कर दिया। निंगबिंग को लगा कि क्या वो अपनी भावनाओं को छिपा नहीं पाई। उन्हें नहीं लगा था कि उनका प्रभाव बदला है। वो हैरान थी कि सिर्फ एक फोन कॉल से वो उनके दिल का हाल जान गया। उनकी खामोशी देखकर शाओयू फिर बोला, क्योंकि वो जानता था कि वो अक्सर अपने जज्बात छिपा लेती हैं। उसने कहा कि भले ही वो अपनी भावनाएं जाहिर न करे, लेकिन अब वो दोनों एक ही टीम में हैं। निंगबिंग ने उसकी इतनी मदद की थी कि वो अब उनके इस एहसान का बदला चुकाना चाहता था। उनकी मदद के बिना वो ये मुकाम नहीं पाता। वो उनकी लगने का सिर्फ फायदा नहीं उठाना चाहता था, खासकर तब जब वो जानता था कि उन्हें पैसों की कोई जरूरत नहीं है।
अपने रिश्ते को एक टीम या पार्टनर जैसा सुनकर निंगबिंग के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान तैर गई। चलो, ये एक अच्छी शुरुआत थी। अगले दिन जब सब लोग वापस स्कूल पहुंचे तो क्लास टीचर गुस्से में लाल होकर कमरे में आई। पोडियम पर खड़े होकर वो बेहद तनाव में दिख रही थीं। उनकी तीखी और गुस्से से भरी नजरें सीधे शाओयू पर टिक गईं। उन्होंने झटके से हुक्म दिया कि शाओयू तुरंत खड़ा हो जाए। उसने बात मानी और बेहद हैरान होकर टीचर की तरफ देखने लगा। टीचर ने ऐलान किया कि किसी ने उसके खिलाफ मंथली एग्जाम में चीटिंग करने की शिकायत की है और उससे इसका जवाब मांगा। इस अचानक आई कामयाबी पर चीटिंग का नाम सुनते ही शाओयू ने क्लास में चारों तरफ देखा। पूरी क्लास की नजरें उसी पर टिकी थीं। उसने देखा कि लू जिन के बगल में बैठी वांग यिन का चेहरा जीत की खुशी से चमक रहा था। वो शांत होकर टीचर की तरफ मुड़ा और बड़ी संजीदगी से पूछा कि क्या इस गंभीर इल्जाम को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत है। यह सुनकर टीचर लिन जिंगमेई ने एक ठंडी सांस भरी। उसने इशारा किया कि उसके पिछले नंबर बहुत कम थे, फिर भी इस बार उसकी तरक्की हैरान करने वाली थी। सच कहें तो ऐसे उछाल पर भरोसा करना मुश्किल था। सुरक्षित रहने के लिए स्कूल ने उसे सवालों का एक नया सेट देने का फैसला किया। उसने पूछा कि क्या उसे दोबारा परीक्षा देने में कोई आपत्ति है। जाहिर है खुद को 2 बार साबित करना उसे पसंद नहीं आया। वांग यिन एक पल भी रुक नहीं सकी और चिल्लाते हुए खड़ी हो गई कि उसकी झिझक ही उसका गुनाह साबित करती है। ताना मारते हुए बोली, नंबर असली हैं तो परीक्षा से क्या डरना। उसने उसे ऐसे देखा जैसे आखिरकार शिकार हाथ लग गया हो। उसने इस पूरे ड्रामे को बकवास बताया। उसने याद दिलाया कि उसने बिना किसी सबूत के शिकायत की थी। उसका तर्क था कि साबित करने की जिम्मेदारी आरोप लगाने वाले की होनी चाहिए, वरना यह सिर्फ बदनामी है। अगर हर कोई बिना सबूत के आरोप लगाने लगे तो स्कूल में अफरा-तफरी मच जाएगी। उसने कहा कि अगर उसके जैसे लोग रोज शिकायत करेंगे तो वह टेस्ट देने के चक्रव्यूह में फंसा रहेगा और स्कूल आना ही छोड़ देना बेहतर होगा। जब वह बोल रहा था, वांग यिन ने उसे हैरानी से देखा। सच कहें तो शाओयू का स्वभाव पहले काफी सीधा सादा था। आमतौर पर जब दूसरे आक्रामक होते तो वह पलटकर जवाब नहीं दे पाता था, मगर इस वक्त उसका तर्क एकदम सटीक और तीखा था। वह हैरान थी कि क्या यह वही इंसान है। इतने सालों से जानने के बाद भी आज वह उसे बिल्कुल अजनबी लग रहा था। हम उसे पूरी ताकत से लड़ते देख रहे हैं, ठोस दलीलों के साथ। फिर भी टीचर ने जोर दिया कि अचानक बड़े नंबरों पर लोगों का शक करना लाजमी है। उनका मानना था कि दोबारा परीक्षा देना खुद उसी के भले के लिए है, क्योंकि यही एकमात्र तरीका होगा खुद को बेगुनाह साबित करने का। उन्होंने कहा कि वह भी नहीं चाहेगा कि लोग पीठ पीछे बातें करें। टीचर की जद्दोजहद देखकर साफ था कि उन्हें भी उसकी काबिलियत पर भरोसा नहीं था। शाओयू मुस्कुराया और टीचर से बोला, बेशक वह दोबारा परीक्षा दे सकता है, लेकिन यह स्थिति उसके लिए अपमानजनक है। बिना किसी सबूत के शक किया जाना उसे बेहद बकवास लगा, खासकर जब आरोप वांग यिन जैसी क्लासमेट ने लगाए हों। उसने उसके इरादों पर सवाल उठाए कि अगर अगली बार उसने और बेहतर स्कोर किया तो वह कोई नया बहाना ढूंढ लेगी। चूंकि उसने बिना किसी सबूत के शिकायत की थी, इसलिए उसे अपनी इस हरकत की कीमत चुकानी चाहिए। इस झूठे आरोप के लिए उसने शर्त रखी कि अगर वह बेगुनाह साबित हुआ तो उसे स्कूल से निकाला जाए। स्कूल से निकालने की बात पर कमरे में सन्नाटा छा गया। क्लास टीचर हिचकिचाए क्योंकि वांग यिन के नंबर आमतौर पर शाओयू से बेहतर थे, इसलिए टीचर का झुकाव उसकी तरफ था। शाओयू ने ध्यान दिलाया कि नकल की अफवाहों ने उसकी इज्जत और मानसिक सेहत को ठेस पहुंचाई है। उसने कहा कि अगर दबाव ज्यादा बढ़ा और उसने खुद को नुकसान पहुंचाया तो अंजाम सबके लिए बहुत बुरा होगा। खुदकुशी के जिक्र से कमरे का माहौल तनावपूर्ण हो गया। वो वांग यिन की तरफ मुड़ा और पूछा कि क्या वह अपने दावों पर शर्त लगाने से डर रही है। उकसावे में आकर वांग यिन तुरंत मान गई। वह गुस्से में थी और पूरे आत्मविश्वास के साथ टीचर से बोली कि वह इस पर अपना पूरा भविष्य दांव पर लगाने को तैयार है। क्योंकि सब जानते हैं कि शाओयू के नंबर कैसे आते थे, उसने दावा किया कि उसने पक्का नकल की है और तुरंत दोबारा टेस्ट न देना ही उसके दोषी होने का सबूत है। वांग यिन को लगा वह घबराकर वक्त टाल रहा है। उसने टीचर से कहा कि उसकी बातों में न आए। उसने जोड़ा कि अगर जांग शाओयू की चोरी पकड़ी गई तो उसे भी बाहर निकाला जाए, क्योंकि वह ऐसे इंसान के साथ स्कूल में नहीं पढ़ना चाहता। इससे पहले कि टीचर बीच बचाव करते, वांग यिन पहले ही तैयार हो गई। क्लास टीचर ने फिर शाओयू को तुरंत ऑफिस आने को कहा। क्लास के ठीक बाद इतना कहकर टीचर बाहर चले गए। वांग यिन उसे घूरती रही जैसे बस तमाशा शुरू होने का इंतजार कर रही हो। इस बीच लू रायन उसे हैरान होकर देख रही थी कि उसने सच में अपना पूरा करियर ऐसे दांव पर लगा दिया। वह खुद को रोक नहीं पाई और उसे सलाह देते हुए पूछा कि क्या वह इस शर्त को लेकर गंभीर है, क्योंकि नकल के लिए निकाले जाना ज्यादा शर्मनाक होगा। उसने सलाह दी कि अगर वह उसकी जगह होती तो टीचर के सामने अपनी गलती मान लेती, क्योंकि एक मामूली मंथली एग्जाम कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने दावा किया कि अगर उसकी माफी सच्ची होगी तो वह खुद टीचर से बात करेगी उसकी तरफ से। आखिरकार उसे हराने की उसकी चाहत तो साफ थी। उसने कहा कि वह उसे 10 किलोमीटर दौड़ते देख चुका है, इसलिए वह माफ करने को तैयार है। हम उसे ऐसे दिखाते देख रहे हैं कि वह उसका भला चाहती है।
दिल से उसने उसे देखा, याद करते हुए कि कैसे वो हाल ही में रूखी और दूर दूर रहती थी और अब अचानक हमदर्दी का नाटक लेकर आ गई। उसने मुस्कुराते हुए ताना मारा कि वह साफ तौर पर यही मानती है कि उसके नंबर नकली हैं, तभी सलाह दे रही है। उसने कहा कि ज्ञान बांटने के बजाय वह अपनी सहेली वांग्यान से बात करे। सच कहें तो इस पाखंड को झेलना मुश्किल था। हालांकि आवाज वांग्यान उठा रही थी, पर लू जिंगयान भी मासूम नहीं थी। वह बस पर्दे के पीछे से खेल चलाना जानती थी। शाओयू को बखूबी पता था कि लू जिंगयान असल में कैसी थी अपने पिछले जन्म में। इस बार उसने उसके नाटक को पूरी तरह समझ लिया था। जब भी उसके और लू रुयन के बीच चीजें बिगड़ती, लू हमेशा ताने मारने के लिए तैयार रहती, बिल्कुल एक शातिर चालबाज की तरह। डोरिन भलाई का नाटक कर रही थी, लेकिन जब उसने उसकी मदद को इतनी बेरहमी से ठुकराया तो उसके तेवर ठंडे पड़ गए। उसने पूछा कि क्या वह सच में उसकी मदद को नहीं समझ पा रहा। उसने हैरानी से उसे देखा, ये सोचते हुए कि उसका असली मकसद क्या है। मजाक उड़ाते हुए पूछा, क्या रेस्टोरेंट में वेट्रेस का काम मुश्किल लग रहा है या पछतावा होने पर फिर मुफ्त का खाना चाहिए। डिनर का नाम सुनते ही लूरिन का चेहरा उतर गया और वो चुप हो गई। पार्ट टाइम काम करना उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा मुश्किल साबित हो रहा था, पढ़ाई के भारी बोझ और स्टूडेंट यूनियन की जिम्मेदारियों के बीच। और वह पहले ही थक चुकी थी और रोज घर देर से पहुंचती थी। मुख्य समस्या यह थी कि वह मामूली तनख्वाह उसके खर्चों के लिए नाकाफी थी। उसने उसे बहुत लंबे समय से बिगाड़ रखा था। उसे समझ आ रहा था कि जिंदगी उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा मुश्किल है। शुरू में उसे लगा कि उसका यह व्यवहार सिर्फ अमीर लड़के के नखरे हैं। उसे लगा कि वह कुछ दिन नखरे दिखाएगा, पर अब वह सोचने लगी थी कि वह उसके पीछे नहीं आ रहा। पहले वह चाहे जैसा सुलूक करे, वह हमेशा लौट आता था। उसकी चुप्पी देख स्याओयू ने उसे आसानी से न बख्शने का सोचा। उसने मुस्कुराते हुए ताना मारा, पूछा कि क्या वह अब भी उसके शांत होने का इंतजार कर रही है ताकि वह मनाने वापस आए। उसने कहा कि वह उसका संघर्ष समझता है, क्योंकि बेघर होने से पहले वह खुद शानदार लाइफस्टाइल का आदी था। कौड़ी कौड़ी के लिए मोहताज होने की याद उसके दिमाग में छप चुकी थी। अगर कोई हमेशा से गरीब रहा हो तो शायद संघर्ष झेलना आसान होता है, लेकिन एक बार ऐशो आराम की आदत पड़ जाए तो गरीबी में लौटना एक अलग ही अजाब है, जिसे वह बेहद करीब से जानता था। तब वह हर रात बिस्तर पर खोया रहता और उस पल की कल्पना करता जो कभी आया ही नहीं। वह उम्मीद करता कि लोरेन उसकी बेगुनाही समझेगी, माफ कर अपना लेगी, पर हकीकत इतनी रहमदिल नहीं होती। वो अपनी मौत तक इंतजार करता रहा, पर उसने कभी यकीन नहीं किया। इसके बजाय उसने बस उसे किसी और का होते देखा। बाद में उसे पता चला कि उसने ही उसे फंसाया था। वह जानता था कि रायन की जिंदगी आसान नहीं है। उसने बेबाकी से कहा कि उसे अब उसकी हमदर्दी की। उसके तीखे वार पर रायन ने होंठ भींच लिए। उसने चेताया कि अगर वह उसके घुटनों के बल लौटने की उम्मीद कर रही है तो वह सपने देख रही है। सच कहें तो ये एक कोरा वहम था। उसने कहा कि अगर वो उसे वापस चाहती है तो गिड़गिड़ाए, शायद तरस खाकर वो उसे कुछ पैसे दे दे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि दिल पत्थर था और वो उसे माफ नहीं करने वाला था, चाहे वो गिड़गिड़ाए भी। मगर घमंडी लू रुयान को अपने कदमों में भीख मांगते देखने का ख्याल उसे काफी अच्छा लगा। वो हद से ज्यादा मगरूर थी। पिछले जन्म में उसने उसे दर्दनाक मौत दी थी और वह इस जन्म में बख्शने वाला नहीं था। बदला एक धीमी प्रक्रिया है, इसलिए उसने उसे झूठी उम्मीद की एक किरण दी। रायन ने ठंडी आवाज में उससे कहा कि वह सपने देखना बंद करे। उसने उसकी तरफ देखना बंद कर दिया, पर वह जल्दी में नहीं था। क्लास खत्म होते ही वह सीधे टीचर के ऑफिस गया। वहाँ क्लास टीचर के अलावा डीन और उसी ग्रेड के 2 और टीचर्स थे। उन्होंने उसके लिए एक नया प्रश्न पत्र तैयार किया था। उसके लिखने के बाद कई शिक्षक कॉपी जांचने के लिए इकट्ठा हुए। नतीजे बिल्कुल साफ थे। उसका प्रदर्शन सचमुच बेहतरीन था, जिससे साबित हो गया कि पुराना स्कोर तुक्का नहीं था। क्लास टीचर ने हैरान होकर माना कि उसने नकल नहीं की थी, हालांकि वह सोच रही थी कि उसके पुराने नंबर इतने खराब क्यों रहे। याद करते हुए कि कैसे वह कभी ल्यू रुयन के पीछे पागल था, उसने सफाई दी कि वह पहले लापरवाह था और पढ़ाई को गंभीरता से नहीं लेता था। उसने बताया कि नया ट्यूटर रखने से यह नतीजा मिला है। सचमुच स्कूल के दिन बहुत अनमोल होते हैं। यही वो जगह है जहाँ सब कुछ निष्पक्ष होता है और मेहनत का फल मिलता है। स्कूल छोड़ते ही समझ आता है कि यह समाज कितना क्रूर हो सकता है। कुछ ही देर बाद वो टीचर्स के साथ क्लास में लौटा। जब नतीजों की घोषणा हुई कि उसने कोई नकल नहीं की है तो वांग यान का चेहरा डर से पीला पड़ गया। वो सदमे में थी। वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि उसने नकल नहीं की। टीचर का चेहरा सख्त था। उन्होंने क्लास के जहरीले माहौल को टोकते हुए कहा कि छात्रों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो आगे बढ़ने वाले छात्र पर ऐसे बेबुनियाद आरोप लगाना बेहद निराशाजनक है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सब इस गलती से सीखेंगे। सच कहें तो कुछ लोगों के लिए ये सबक बहुत जरूरी था। उसने वांग्यान की तरफ देखा और उसे स्कूल छोड़ने का वादा याद दिलाया। उसने पूछा कि क्या वो अब अपनी बात से मुकर रही है, अपनी बात पर न टिकने वालों का मजाक उड़ाते हुए। उसने कहा कि आगे से वो कभी ऐसी शर्तें न लगाए। अपनी दोस्त को घिरता देख लू जिंगयान बीच बचाव करने आ गई। उसने शाओयू से कहा कि इतना कठोर होने की जरूरत नहीं है। वांग यान तो बस उसका भला चाहती थी ताकि वो गलत राह पर न भटक जाए। उसका कोई बुरा इरादा नहीं था, इसलिए उसने एक और मौका मांगा। जैसे ही लू जिंगयान बोली, बाकी छात्र भी हाँ में हाँ मिलाने लगे कि स्कूल छुड़वाना बहुत ज्यादा होगा। उसके होठों पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई।
उसने उन मतलबी चेहरों को देखा जो ऐसे बात कर रहे थे मानो उनके साथ कुछ गलत ही न हुआ हो। सब लू जिंगयान का पक्ष लेने और उसकी हर बात को सच मानने के लिए बेताब दिख रहे थे। उसने लू जिंगयान की तरफ देखा और कहा कि अगर उसे अपनी दोस्त पर इतना ही तरस आ रहा है तो वो खुद उसकी जगह स्कूल छोड़ दे। ये सुन लू जिंगयान ने अपने होंठ भींच लिए और उसे घूरने लगी। उसकी आंखों में आंसू तैर आए मानो उसी पर अत्याचार हो रहा हो। उसके इस कड़वे जवाब से हंगामा मच गया और लोग उस पर उंगलियां उठाने लगे कि गलती तो सिर्फ वांग यान ने की थी, लू जिंगयान ने नहीं। फिर वो उस पर क्यों हमला कर रहा है। उन्होंने उसे याद दिलाया कि जिंगयान हमेशा उसका पक्ष लेती है और सबको एक समान समझती है। खुद के खिलाफ सबको खड़ा देख उसने बस अपना होंठ सिकोड़ा और मुस्कुरा दिया। उसे शक था कि उसका ये बर्ताव उतना महान है भी या नहीं। उसने पूछा कि अगर उसे स्कूल से निकाला जा रहा होता तो क्या वो उसके लिए भी बोलती। उसने तुरंत हाँ कहा कि वो जरूर मदद करती। उसने कहा कि वो हमेशा दूसरों से उसके साथ अच्छा व्यवहार करने को कहती थी। सच कहें तो उसका ये देवी जैसा नाटक अब बर्दाश्त से बाहर था। उसने वांग यान से कहा, अगर स्कूल नहीं छोड़ना तो कोई बात नहीं, इससे साबित होगा कि उसका कोई ईमान नहीं है। उसने दूसरा विकल्प दिया, अगर स्कूल नहीं छोड़ना तो 20 किलोमीटर दौड़ना होगा। वांग यान उसे घूरने लगी। उसे यकीन था कि वो जानबूझकर परेशान कर रहा है। 20 किलोमीटर दौड़ना उसके लिए मौत की सजा जैसा था क्योंकि वो खेलों में बिल्कुल कमजोर थी। उसने साफ कह दिया कि अगर दौड़ नहीं सकती तो स्कूल छोड़ दे। वो एक ठंडी हुंकार भरकर बैठ गया। वैसे वो रहे या न रहे इससे उसकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, लेकिन बिना सजा के लोग उसे कमजोर समझने लगते। उसे इसकी कीमत चुकानी ही थी। आखिरकार वांग यान दौड़ने को राजी हो गई, पर उसने एक शर्त और रख दी, चिल्ला चिल्ला कर माफी मांगना। उसे सबके सामने ये कबूल करना होगा कि उसने झूठा आरोप लगाया था और उसने कोई नकल नहीं की, ताकि सबको सच पता चल सके। उसने पूछा कि क्या वो कुछ ज्यादा ही बेरहम नहीं हो रहा। उसे पूरे स्कूल के सामने बेइज्जती का डर था, लेकिन उसका कहना था कि जो उसने उसके साथ करने की कोशिश की थी उसके सामने ये सजा बहुत कम है। क्लास के बाद वांग यान ने अपनी 20 किलोमीटर की परीक्षा शुरू कर दी। इस वक्त उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वो उसे अकेला छोड़कर नहीं गया, बल्कि सीढ़ियों पर बैठकर उसे देखने लगा ताकि वो एक भी चक्कर न छोड़ सके। उसकी ताकत लू रुओयान जैसी बिल्कुल नहीं थी। वो धीरे दौड़ रही थी और चिल्लाने की वजह से जल्द ही थककर चूर हो गई। तभी लू जिंगयान ने पास आकर शाओयू से मिन्नत की कि वो उसे छोड़ दे, क्योंकि वांग यान को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। उसने दलील दी कि वो कमजोर है और इस चक्कर में उसकी जान भी जा सकती है। उसने पलटकर पूछा, क्या मेरी जान की कोई कीमत नहीं? क्या तब भी सब ठीक रहता अगर उन अफवाहों की वजह से मैं कोई गलत कदम उठा लेता? उसने बस इतना कहा कि वो बिल्कुल ठीक है। उसने दावा किया कि वो ऐसा कदम उठाने वालों में से नहीं है। दोपहर की धूप में उसने अपना ध्यान लू जिंगयान के चेहरे पर लगाया। रोशनी के विपरीत खड़ी होने के कारण उसका चेहरा परछाई में छिपा था, जिससे वो काफी घमंडी लग रही थी। इसने उसकी एक पुरानी कड़वी याद ताजा कर दी, जब पिछले जन्म में अपनी मौत से पहले लू जिंगयान ने उसे फोन किया था ताकि वो लूरिन के लिए उसके पागलपन का मजाक उड़ा सके। हमें नहीं पता कि इस साजिश में जिंगयान सीधे शामिल थी या नहीं, लेकिन वो सब जानती थी। तब उन सब ने मिलकर उसे बर्बाद किया था और आज वो उसे ही हद पार करने वाला बता रही थी। उसकी ये हिम्मत हैरान करने वाली थी। वो सोचने लगा कि वो कब तक इस सीधेपन का नाटक करेगी। क्या वो सोचती है कि वो भी बाकी छात्रों की तरह आंख मूंद कर उसके पीछे चलेगा और उसके नखरे उठाएगा? सच तो ये है कि वो दिन लद गए। उसने साफ कह दिया कि अगर उसे इतनी ही तकलीफ है तो यहाँ खड़े होकर फालतू की बातें करने के बजाय वो खुद वांग यान की जगह दौड़ ले। जिंगयान को घिरता देख लू रुओयान आगे आई और जांग शाओयू को चेतावनी दी कि वो हद पार न करे, क्योंकि जिंगयान तो बस मदद कर रही थी। उसने कहा कि उन्हें डर है कि वो इसके बुरे नतीजे झेल नहीं पाएगा। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो वो इस हीरो बनने की कोशिश पर मुस्कुराया। उसने याद दिलाया कि पहल जिंगयान ने ही की थी और अगर वो अपनी बेइज्जती नहीं चाहती तो बेहतर होगा कि वो उससे दूर ही रहे। उसने रुओयान को याद दिलाया कि जिंगयान को दिए तोहफे उसके पैसों से खरीदे गए थे। क्या उसे लगता था कि वो उसकी गरीबी और नशेड़ी बाप की वजह से उसे पसंद करता था? जिंगयान को तो बस इतना पता था कि उसका पिता ड्राइवर है। उसे नशे की लत के बारे में कुछ नहीं पता था। इस खुलासे ने उसे चौंका दिया। उसने रुओयान की तरफ देखा, जिसका चेहरा शर्म से पीला पड़ चुका था, लेकिन उसे सिर्फ अपनी फिक्र थी, रुओयान की भावनाओं की नहीं। शाओयू की तरफ मुड़कर उसने पूछा कि क्या ये नफरत सिर्फ लूरिन के साथ उसके रिश्ते की वजह से है? उसने कहा कि अगर शाओयू को लगता है कि उसने उसे छीना है तो वो उसे वापस सौंप देगा। रुओयान घबरा गई और उससे ऐसी बातें न करने को कहा। शाओयू ने उन्हें टोकते हुए कहा कि वो उसे अपने पास ही रखे। उसका घर कोई कचरा रिसाइकल करने का सेंटर नहीं है। इससे पहले कि रुओयान कुछ बोलती, शाओयू ने उस आरोप का भी जवाब दिया कि वो वांग यान को परेशान कर रहा है। उसने याद दिलाया कि पूरा स्कूल जानता है कि असल में वांग यान उसे परेशान करती थी। उसकी नजर में तो वो काफी दरियादिली दिखा रहा है। अगर वो दौड़ना नहीं चाहती तो स्कूल छोड़ सकती है, वो उसे नहीं रोकेगा। उसने माना कि पहले उसे अच्छा इंसान बनने की फिक्र रहती थी। उसने कभी किसी को तंग नहीं किया था, लेकिन नतीजा ये हुआ कि वो खुद शिकार बनता रहा। पर इस नई जिंदगी में उसे सिर्फ अपनी शर्तों पर सुकून से जीना है। उसे लोगों की परवाह नहीं है। उसे अपने काबू से बाहर देख। लू रुओयान निराश होकर
लू जिंगयान की तरफ मुड़ी और एक ठंडी सांस ली। उसने जिंगयान से कहा कि ऐसे इंसान के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर वांग यान को कुछ हुआ तो शाओयू को पछताना पड़ेगा। वो जिंगयान को अपने साथ खींचते हुए वहां से ले गई जब वे झांग शाओयू के पास से गुजरी। इस बीच वांग यान की ताकत ने जवाब दे दिया। 10 किलोमीटर दौड़ने के बाद वो बेहोश होकर गिर पड़ी, जिसके बाद रुओयान और जिंगयान ने मदद बुलाई और उसे अस्पताल पहुंचाया। शाओयू भी उनके पीछे वहां गया। अस्पताल में रुओयान ने ताना मारते हुए पूछा कि क्या वो अब खुश है। सच कहें तो उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और उसे दुखी होने की कोई वजह नहीं दिखी, बल्कि उसने अपना फोन निकाला और अस्पताल के डायरेक्टर को फोन करके सबसे अच्छे डॉक्टरों की ड्यूटी लगवाई। उसने इलाज का सारा खर्च खुद उठाया। वैसे रुओयान और जिंगयान ने सोचा था कि वो वांग यान की हालत का फायदा उठाएंगी, पर सारा बिल भरने और बेहतरीन इलाज के बाद वे अवाक रह गईं। बाद में हम देखते हैं कि जिंगयान कमरे में वांग यान के होश में आने का इंतजार कर रही थी। उसने प्यार से कंधे पर हाथ रखकर पूछा कि क्या वो ठीक है। ये दिखावा बड़ा भावुक लग रहा था। जब उसने पूछा कि वो कैसा महसूस कर रही है तो वांग यान खुद को पीड़ित दिखाने लगी और बोली कि उसके पूरे शरीर में बेचैनी हो रही है। वो कमाल की अदाकारा थी। दूसरी तरफ शाओयू आराम से खड़े होकर दूध पी रहा था। उसने बताया कि डॉक्टरों ने उसकी जांच पूरी कर ली है और वो पूरी तरह स्वस्थ है, बस कमजोर है। उसने सलाह दी कि वो एक्सरसाइज करे और कल बाकी के 10 किलोमीटर पूरे करे। वांग यान हैरान रह गई कि बेहोश होने के बाद भी वो उसे दौड़ पूरी कराने पर अड्डा था। ये वाकई बहुत बेरहमी थी। उसने पूछा कि क्या वो उसे मारना चाहता है। उसने शांत रहने को कहा और भरोसा दिलाया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। उसने कहा कि अगर वो फिर से बेहोश हुई तो पूरा अस्पताल उसकी सेवा में हाजिर रहेगा। गुस्से से लाल उसका चेहरा देख वो बस मुस्कुराया। उसने अपनी भौहें उठाई और पूछा कि क्या वो पीछे हटने की सोच रही है। उसने कहा कि वह चाहे तो खेल छोड़ सकती है और वो हद पार कर रहा है, लेकिन उसने बस इतना कहा कि उसे पता है कि उसके माता पिता जिनतियान ग्रुप में काम करते हैं। अपने परिवार की इस बात को सुनते ही वांग यान की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने पूछा कि क्या वह उसकी जासूसी कर रहा था। उसने बिना नखरे किए बस इतना पूछा, अगर कर रहा हूं तो। लाचार होकर उसने हार मान ली और कल दौड़ पूरी करने का वादा किया। कल उसने कहा कि सुनकर अच्छा लगा, क्योंकि अस्पताल का बिल पहले ही भरा जा चुका है। उसने याद दिलाया कि जब तक वो किलोमीटर बाकी हैं, चाहे वो मरने की कगार पर ही क्यों न हो, वो डॉक्टरों से कहकर उसे वापस बुला लाएगा ताकि वह दौड़ पूरी कर सके। इतना कहकर वो बाहर निकल गया और रुयान उसे देखती रह गई। शाओयू को इस रुखे अंदाज में जाते देख जिंगयान की चिंता बढ़ गई। हालांकि वांग यान अब बिल्कुल ठीक थी। थोड़ी देर आराम और ड्रिप चढ़ने के बाद जिंगयान और रुयान आखिरकार घर चले गए, लेकिन शाओयू का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। घर पहुंचकर उसने मेडिकल बिल और अस्पताल की रिपोर्ट की तस्वीरें ली और उन्हें सीधे क्लास के ग्रुप चैट में डाल दिया। हमदर्दी पाने के लिए लोगों को छोड़ का नाटक करते उसने बहुत देखा था, इसीलिए वो कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहता था। ये सब निपटाने के बाद ही उसने राहत की सांस ली और सोने चला गया। अगले दिन वांग यान चुपचाप अपनी 10 किलोमीटर की दौड़ पूरी करने निकल पड़ी। इस सबक के बाद उसमें पहले जैसी अकड़ दिखाने की हिम्मत नहीं बची थी। अंदर ही अंदर वो डरी हुई थी कि वो उसके बारे में और क्या जानता है। गुस्सा होने के बावजूद वो बस पीठ पीछे ही बड़बड़ा सकती थी। सामने हुक्म चलाने की उसकी हिम्मत नहीं थी। बाकी छात्र भी अब उससे थोड़ा संभल कर रहने लगे थे, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि उससे पंगा लेने वालों का क्या हश्र होता है। वैसे वो बेहद अमीर भी था, इतना अमीर कि अगर कोई उससे उलझे तो वो उसका इलाज कराकर भी उससे काम करवा ले। अब कोई भी उसे पालतू कुत्ता नहीं कहता था। उसके नंबरों का मजाक उड़ाना भी बंद हो गया था। पर अब लोग पीठ पीछे एक बड़ी उम्र की महिला के साथ उसके रिश्ते की बातें बनाने लगे थे। ये अफवाहें स्कूल के ऑनलाइन फोरम तक जा पहुंची और किसी ने इस बकवास के साथ उसकी तस्वीर भी डाल दी थी। सच कहें तो मामला काफी बिगड़ चुका था। जब उसने यह देखा तब तक कमेंट्स की बाढ़ आ चुकी थी। साफ था कि सामने से भिड़ने की उनमें हिम्मत नहीं थी, इसलिए वे इंटरनेट की एड में छिप गए। आखिर गुमनाम रहकर बहादुरी दिखाना बहुत आसान होता है। सोमवार की दोपहर जब शाओयू स्कूल से निकल रहा था तो गेट पर खड़ी दो खूबसूरत लड़कियों पर उसकी नजर पड़ी। उनकी यूनिफॉर्म देखकर लग रहा था कि वे नामी फर्स्ट हाई स्कूल से थीं। लोग उनकी खूबसूरती की चर्चा कर रहे थे और उनमें से एक को फर्स्ट हाई टेनिस क्लब की लैनिंग के रूप में पहचान रहे थे। पहले शाओयू की दुनिया सिर्फ उसने जब उसे ध्यान से देखा तो माना कि उसकी बॉडी काफी एथलेटिक थी, लेकिन उसकी नजरों में वो निंगबिंग की खूबसूरती के सामने कहीं नहीं टिकती थी। वो सोचने लगा कि पिछली जिंदगी में वो इतना अंधा कैसे हो सकता था कि इसकी बॉडी काफी एथलेटिक थी, हालांकि बजाय की बॉडी काफी एथलेटिक थी। उसने निंगबिंग को ठुकरा दिया था। अब उसके बारे में सोचते हुए उसे एहसास हुआ कि वो वाकई सबसे अलग और बेमिसाल थी, चाहे तुलना किसी से भी हो। उसका ड्राइवर गेट पर इंतजार कर रहा था, पर जैसे ही वो कार में बैठने लगा तभी यिंग ने आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक लिया। उसने बड़े कौतूहल से उसकी तरफ देखा और पूछा कि क्या वो जियांग शाओयू है। उसने बस उसे देखा और रूखेपन से पूछा कि वो कौन है, क्योंकि उनके बीच पहले से कोई जान पहचान तो थी नहीं। इस पर यिंग ने एक रहस्यमयी मुस्कान बिखेरी। उसने कुटिलता से मुस्कुराते हुए कहा कि स्कूल के फोरम पर सिर्फ उसी के चर्चे हैं। ये अफवाहें तो उसके स्कूल तक भी पहुंच गई हैं। लोग कह रहे थे कि
वो कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं है जिससे पंगा लिया जा सके। वांग को उसने जिस तरह सबक सिखाया था उस किस्से को मिर्च मसाला लगाकर सुनाया जा रहा था। शाओयू को ये सब काफी मजेदार लगा और वो गुस्सा नहीं हुआ। उसने शांति से उसे देखा और पूछा कि क्या उसका नाम लान यिंग है। यिंग सचमुच हैरान रह गई। वो उसे घूरती हुई सोचने लगी कि उसे उसका नाम कैसे पता। उसने मजाक में कहा कि कहीं वो उस पर फिदा तो नहीं हो गया। वो वैसी लड़की नहीं है जो आसानी से डिनर पर चली जाए। उसने अपने सीने पर हाथ रख लिया जैसे सिर्फ उसका नाम जानना ही कोई गलत हरकत हो। शाओयू ने उसके इस खुद पसंद ड्रामे को देखा और उसे ये बेहद बचकाना लगा। उसने रूखेपन से पूछा कि क्या उसके परिवार वाले इतने गरीब हैं कि एक शीशा तक नहीं खरीद सकते। उसने उसे पैसे देने की पेशकश की ताकि वो शीशा खरीदकर खुद की शक्ल देख सके। उसकी नजर में ये सोचना भी बकवास था कि वो उसमें दिलचस्पी लेगा। अपनी बात कहकर वो चुपचाप मुड़ा और वहां से चल दिया। इस सीधे वार से लानिंग के आत्मसम्मान को तगड़ी ठेस पहुंची। वो पीछे से चिल्लाई कि वो कितना बदतमीज है और दावा करने लगी कि वो काफी खूबसूरत है, लेकिन उसने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और अपनी कार में बैठ गया। पीछे छूटी यिंग के चेहरे पर फिर से मुस्कान तैर गई। उसने उसका नाम जांग शाओयू याद रखने की कसम खाई। खुद को बदसूरत सुनकर उसे बड़ा झटका लगा था। इस बीच जब शाओयू घर पहुंचा तो उसने देखा कि निंगबिंग आखिरकार वापस आ चुका था। वो कई दिनों से गायब था और अब जब वो लौटा तो शाओयू को उसके प्रति एक अलग सा अपनापन महसूस हुआ। उसने पूछा कि क्या उसका काम पूरा हो गया। शाओयू ने उसे करीब से देखा और एक बार फिर महसूस किया कि निंगबिंग वाकई कितना हैंडसम है। उसने माना कि उसे लगा था कि निंगबिंग उसे पढ़ाते पढ़ाते ऊब गया है। उसने दूसरे टीचर्स भी आजमाए थे लेकिन कोई भी उतना असरदार नहीं था। निंगबिंग ने शांत रहकर समझाया कि उसने काम नहीं छोड़ा है, बस पिछले कुछ दिनों से वो अपने निजी मामलों में फंसा हुआ था। शाओयू ने कहा कि सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। वो बस खुश था कि निंगबिंग वापस आ गया है ताकि पढ़ाई में उसकी मदद कर सके। उसने निंगबिंग को पहले अपना काम निपटाने की सलाह दी क्योंकि पिछली जिंदगी में निंगबिंग ने आखिरी वक्त तक उसका साथ दिया था। उस दौर में उसने खुद निंगबिंग के साथ जो बुरा बर्ताव किया था उसके मुकाबले ये कुछ दिनों की दूरी तो कुछ भी नहीं थी। निंगबिंग ने सहमति में सिर हिलाया और पढ़ाई शुरू करने की बात कही। वे दोनों एक साथ स्टडी रूम की तरफ बढ़ गए। कई दिनों की क्लास छूट जाने के कारण शाओयू के पास सवालों का ढेर तैयार था। काम करते वक्त निंगबिंग चुपचाप उसके बगल में बैठा रहा। उसने इंटरनेट पर खबरें देखी थी और शुरुआत में वो काफी चिंतित था कि कहीं इन अफवाहों से शाओयू का दिल न टूट गया हो, लेकिन शाओयू को इतने अच्छे मूड में देखकर उसने अपनी चिंता अपने तक ही रखने का फैसला किया। ठीक उसी समय निंगबिंग का फोन वाइब्रेट हुआ। उसने अपना फोन निकाला और स्क्रीन पर नजर डाली। वो लॉन्ग की तरफ से भेजा गया एक मैसेज था जिससे साफ था कि वो अब भी उससे संपर्क करने की कोशिश कर रही थी। हालांकि निंगबिंग ने शाओयू को जुबान दे दी थी, फिर भी शाओयू को डर था कि कहीं वो अपना इरादा न बदल ले क्योंकि निंगबिंग के मिजाज का कोई भरोसा नहीं था। निंगबिंग ने बस एक छोटा सा जवाब भेजा और शाओयू की तरफ मुड़कर बताया कि उसे इसी हफ्ते उसके स्कूल जाना है। शाओयू ने हैरानी से उसे देखते हुए पूछा कि वहाँ उसे क्या काम है। पता चला कि वहाँ एक टेनिस मैच होने वाला था जो 8th मिडिल स्कूल के जिम में आयोजित किया जा रहा था। शाओयू ने तुरंत वहां जाकर उसका हौसला बढ़ाने की बात कही। ये सुनकर निंगबिंग ने हल्के से सिर हिलाकर हामी भर दी। उसे याद आया कि कैसे अतीत में जब भी वो उस लड़के को देखता वो हमेशा लू रुयन के पीछे भागता रहता था और उसकी आंखें बस उसी पर टिकी रहती थी। ऐसा लगता था जैसे शाओयू को उसके अलावा कोई दिखता ही नहीं था। शायद उसने कभी निंगबिंग पर ध्यान ही नहीं दिया था, लेकिन अब जब शाओयू खुद उसका हौसला बढ़ाना चाहता था तो निंगबिंग के होठों पर एक हल्की और अनजानी सी मुस्कान तैर गई। मैच गुरुवार की दोपहर को होना तय हुआ था और उसके शुरू होने से पहले ही पूरे स्कूल में हलचल मच चुकी थी। छात्र उत्साह में लड़कियों की टेनिस टीम के ऊंचे स्तर की बातें कर रहे थे। कुछ ने कहा स्कूल आई लैनिंग बेहद खूबसूरत थी, पर बाकी लोग तुरंत असहमत हो गए। उनका कहना था कि वह लू रुयन की बराबरी नहीं कर सकती, जो ऑलराउंडर थी, बेहतरीन ग्रेड, शानदार टेनिस खिलाड़ी और भलाकी खूबसूरत। जाहिर है स्कूल में रुयन के ढेरों दीवाने थे। इस बीच ल्यू जिंगयान का मूड काफी खराब था। पिछले कुछ दिनों से वह काफी बेचैन थी। शाओयू का ये खुलासा कि रुयन के पिता नशेड़ी हैं उसके दिमाग पर भारी था। वह जानती थी कि ये कितना विनाशकारी हो सकता है। उधर शाओयू ने खुद के अतीत को देखा। पहले अगर रुयन का मैच होता तो वह सबसे पहले पहुंचकर उसके लिए चीयरिंग स्क्वाड तैयार करता। आज पीछे मुड़कर देखने पर उसे अपना वो बर्ताव बेहद बचकाना लगता था। खुद के बारे में फैली अफवाहों के चलते और एक उम्रदराज महिला के बारे में बाकी लोगों ने उसे नजरअंदाज कर दिया। जब सब रुयन के लिए चीयर करने में व्यस्त थे, कुछ छात्र चर्चा करने लगे कि क्या फर्स्ट मिडिल स्कूल से बाई निंगबिंग आएगा। आखिरकार निंगबिंग ही एकमात्र ऐसा छात्र था जिसके परीक्षा अंक हमेशा लू रुयन के शानदार नंबरों से भी अधिक रहते थे। उसके नाम ने हर किसी पर गहरी छाप छोड़ी थी। ज्यादातर लोगों का मानना था कि वह नहीं आएगा क्योंकि उसका स्वभाव काफी, वह शायद ही कभी प्रतियोगिताओं में भाग लेता, इसलिए उसकी झलक पाना भी बड़ी बात थी। जैसे ही दूसरों को बाई निंगबिंग की चर्चा करते देखा, लू रुयन का चेहरा उतर गया और उसकी असहजता
साफ दिखने लगी। उसकी नजर धीरे धीरे शाओयू पर पड़ी और उसे किताबों में खोया देख उसे चिढ़ महसूस हुई। वह सोचने लगी कि क्या सचमुच उसका उसे सपोर्ट करने का कोई इरादा नहीं है, और आखिरकार पूछ लिया कि क्या उसकी यह पढ़ाई सचमुच मायने रखती है। खुद पर उसका अचानक ध्यान देख शाओयू ने बस मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल रखती है। फिर उसने समझाया, यानी वो उसकी तरह पैदाइशी होशियार नहीं है तो उसे ज्यादा घिसना पड़ेगा। वो मजाक में पूछता है कि क्या उसे उसकी तरक्की हजम नहीं हो रही। वो अमीर और हैंडसम तो है ही, और अगर उसके नंबर उससे और लू जिंगयान से अच्छे आ गए तो उनके पास कुछ नहीं बचेगा। रुयान इस पर मुस्कुराते हुए कहती है कि भले ही शाओयू ने सुधार किया है, पर वो अभी बस टॉप 200 में ही आया है। वो टोकती है कि आगे मुकाबला और कड़ा होने वाला है और वो अगली बार वापस नीचे गिर सकता है। उसके लिए उसका आगे निकलना एक सपना जैसा है, क्योंकि उसकी अभी की रैंक ही किसी चमत्कार से कम नहीं। वो मानती है कि निंगबिंग उसे हरा सकती है अपनी पैदाइशी काबिलियत के दम पर, जिसे वो समझ नहीं पाती। लेकिन शाओयू कभी नहीं। उसका मानना है कि सालों की पढ़ाई के इस फासले को मेहनत से नहीं पाटा जा सकता। लेकिन शाओयू शांत रहता है। वो बस कहता है कि भविष्य के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। वो बोर होकर मैच की तैयारी के लिए खड़ी हो जाती है। जैसे ही वो क्लास से बाहर जाती है, हम देखते हैं कि पास बैठी लू जिंगयान ने सब सुन लिया है इस बातचीत को। गुस्से में उसकी उंगलियां भिंच जाती हैं, फिर भी वो खुद पर काबू रखकर शाओयू के पास आती है। वो पूछती है कि क्या वो उनके साथ रुयान का हौसला बढ़ाएगा, जो दिखने में एक अच्छा ऑफर लगता है, या कम से कम ऊपर से तो ऐसा ही। जब से शाओयू ने रिश्ता तोड़ा है, रुयान को मिलने वाले महंगे तोहफे बंद हो गए हैं, जिसका सीधा नुकसान जिंगयान को हुआ है। उसे लगता है कि उसे वापस अपने ग्रुप में लाना जरूरी है, क्योंकि वे की बोटेगे की तय है, अजनबी बनकर नहीं रह सकते। अगर शाओयू रुयान के पीछे पड़ा रहेगा तो वो उस पर पैसे उड़ाता रहेगा, जिससे उनकी ऐशो आराम की जिंदगी चलती रहेगी। अभी रुयान पार्ट टाइम काम से थक चुकी है और उसकी कमाई बहुत कम है, इतनी भी नहीं कि खुद का खर्च उठा सके। पुराने शौकों की तो बात ही छोड़ो, अब उसे रोज घर छोड़ना पड़ता है, जो पुराने दिनों से बिल्कुल अलग है। जब शाओयू जिंगयान के इस मशवरे को सुनता है, वो तुरंत मना कर देता है और पूछता है कि वो भला वहाँ क्यों जाए। जिंगयान जोर देकर कहती है कि रुयान असल में उसके लिए बहुत अच्छी है और वो पीठ पीछे अक्सर उसकी तारीफ करती है। वो कहती है कि इतना अकड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन शाओयू बस उसे देखता है और पिछले जन्म की गलतियां याद करता है। तब रुयान से शादी के लिए उसने अपना खानदानी धंधा सौंप दिया था, जबकि जिंगयान लगातार मीठी बातें फुसफुसाती थी उसके कानों में। वो इतनी महान बनती थी जैसे उसे फर्क नहीं पड़ता कि शाओयू रुयान के प्यार के लिए उससे मुकाबला कर रहा है। वो सोचता था कि जिंगयान अच्छी है, पर बाद में समझा कि उसकी बेरुखी एक सोची समझी चाल थी। वो जानती थी कि रुयान उससे प्यार करती है, शाओयू से कभी नहीं। उसके साथ रहना बस फायदे उठाने का जरिया था। अब जिंगयान को फिर रुयान का बचाव करते देख वो नहीं मानने वाला, इस बार तो बिल्कुल नहीं। वो सीधे कहता है कि दोस्तों को लेकर उसके अपने मापदंड हैं, जिससे जिंगयान हैरान रह जाती है। बाकी लोग इस अजीब बातचीत को होते हुए और उसकी बेइज्जती होते देखते हैं, तो बीच में कूद पड़ते हैं कि अगर वो नहीं जाना चाहता तो उससे बात करने का कोई फायदा नहीं। इसके बाद वे सब जिम चले जाते हैं, जहां रुयान मैच के कपड़ों में तैयार खड़ी जिंगयान के सामने होती है, जो उसे मुस्कुराते हुए देख रही है। तभी उसकी नजर अचानक दरवाजे पर जाती है। रुयान की आंखें शाओयू पर टिक जाती हैं और वो हैरान होती है कि मना करने के बाद भी वो आ गया। जिंगयान भी उसकी नजर का पीछा करती है और शाओयू को देखती है, जो दोनों को नजरअंदाज करके सीधे दर्शकों की गैलरी की तरफ चला जाता है। वो देखने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढकर पहली कतार में बैठ जाता है, ताकि वो जिंगयान के ग्रुप से दूर रह सके। लेकिन निंगबिंग की जगह वो लान यिंगिंग को अपनी तरफ आते देखता है। यिंगिंग उसके सामने रुककर कुछ दिन पहले की बात के लिए माफी की मांग करती है। शाओयू खुद को रोक नहीं पाता और हंसते हुए पूछता है कि क्या वो सच में भूल गई कि झगड़े की शुरुआत किसने की थी। अगर उसने पहले उकसाया न होता तो वो उसे नहीं डांटता। फिर भी यिंगिंग उसे हैरानी से देखती है। वो पूछता है कि वो और किसे डांटे, क्योंकि लड़कों के बारे में झूठी अफवाहें फैलाना उसकी गंदी आदत है। जब वो इशारा करता है कि लोग उसके लेस्बियन होने की बातें भी करते हैं, तो लानिंग अचानक से चौंक जाती है और पूछती है कि ऐसा किसने कहा, ये देखकर कि वो जाल में फंस गई है। शाओयू उसकी अचानक आई गंभीर चिंता पर मुस्कुरा पड़ता है। यिंगिंग उसे कौतूहल भरी नजरों से देखती है और बात को न छोड़ते हुए पूछती है कि क्या उसने पिछली बार उसका नाम उसी की वजह से पूछा था।